कहानी की शुरुआत होती है और हमें टावर ऑफ गॉड के बारे में पता चलता है, जहाँ कहा जाता है कि जो भी टावर की चोटी तक पहुंच जाता है उसकी हर विश पूरी हो जाती है। फिर हमें एक रेचल नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो भाग रही होती है, लेकिन तभी उसका दोस्त बैम उसे रोक लेता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। रेचल बताती है कि वो टावर पर चढ़ने जा रही है ताकि वो सितारों को देख सके। और फिर वो उसे कहती है कि मुझे भूल जाना, लेकिन बैम उसे छोड़ने से मना कर देता है। तभी रेचल ग्लो करने लगती है और जैसे ही टावर का दरवाजा खुलता है, वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। वैसे बैम सोचता है कि अब वो उसे कभी देख नहीं पाएगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसका जवाब टावर की चोटी पर मिलेगा। उसके बाद दरवाजा दोबारा खुलता है और एक जाइंट हाथ उसे पकड़ लेता है। फिर जब बैम होश में आता है तो खुद को एक अनजान कमरे में पाता है। तभी वहाँ आवाज दोबारा आती है जो कहता है कि सभी विजिटर का स्वागत है। वो बताता है कि वो टावर का केयर टेकर है। जब वो बैम को उसके नाम से पुकारता है तो बैम हैरान रह जाता है। बैम रेचल के बारे में पूछता है। वहाँ एक हेडन नाम का रहस्यमय प्राणी प्रकट होता है, लेकिन हेडन कहता है कि उसके सारे सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब वो टावर की चोटी तक पहुंच जाएगा। फिर वो पूछता है कि क्या बैम टेस्ट देना चाहता है ताकि टावर में एंटर कर सके। उसके बाद हेडन अपने स्टाफ घुमाता है और वहाँ एक पिंजरा आ जाता है। उस पिंजरे में एक खतरनाक मॉन्स्टर गया था। हेडन बताता है कि टेस्ट पास करने के लिए बैम को पिंजरे में जाकर उसके बीच में रखी ब्लैक स्पीयर तोड़नी होगी। वो उसे चेतावनी भी देता है कि टावर बहुत खतरनाक है, लेकिन बैम बिना डरी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। और तभी यूरी नाम की लड़की उसे रोक देती है। वो किसी अजीब भाषा में बात करने लगती है। उसका साथी एवन आता है और यूरी से कहता है कि वो उसे समझ नहीं पा रहा है। फिर एवन एक बॉल निकालता है और उससे एक रोशनी बैम को घेर लेती है। अब बैम उनकी बात समझ पा रहा था और वो रोशनी एक उड़ती हुई बॉल में बदल जाती है, जिसे पॉकेट कहा जाता है। एवन बताता है कि ये सिर्फ ट्रांसलेटर नहीं बल्कि टावर में उनकी लाइफलाइन भी है। वो बैम से कहता है कि पॉकेट की तरफ देखकर इनविजिबल मोड बोलो। और जैसे ही बैम बोलता है पॉकेट गायब हो जाती है। तो वो शॉक हो जाता है। फिर एवन बताता है कि अगर वो विजिबल मोड बोलेगा तो पॉकेट वापस आ जाएगी। यूरी उसकी रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि बैम एक इरेगुलर है। बैम को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो बताती है कि इरेगुलर वो होते हैं जो अपने दम पर गेट खोलकर टावर में आते हैं, लेकिन इसके लिए उसे बैम काफी कमजोर लगता है। एवन कहता है कि इरेगुलर से उलझना सही नहीं होगा, लेकिन यूरी पूछती है कि क्या वो चाहता है कि बैम मॉन्स्टर का शिकार हो जाए। तो हिडन चेतावनी देता है कि अगर किंग को पता चला कि वो प्रिंसेस ऑफ जॉर्ड होते हुए बैम की मदद कर रही है तो उन्हें मौत की सजा मिलेगी। लेकिन यूरी कहती है कि किंग को सिर्फ तभी पता चलेगा जब वो बताएगा। फिर वो पूछती है कि हेडन ने बैम को इतनी मुश्किल टेस्ट क्यों दिया, जबकि 20th फ्लोर तक के लोग भी इस मॉन्स्टर को आसानी से पार नहीं कर पाते। आगे वो पूछती है क्या हेडन को लगता है कि बैम के अंदर कोई हिडन पावर है। इस पर हेडन कुछ बोलता नहीं, लेकिन यूरी को लगता है कि बैम कुछ खास नहीं है, लेकिन वो उसे बहुत हैंडसम लगता है। फिर यूरी हेडन से रिक्वेस्ट करती है कि टेस्ट को थोड़ा आसान कर दो, लेकिन वो मना कर देता है। बैम फिर भी कहता है कि वो ट्रायल क्लियर कर सकता है। यूरी सोचती है कि वो मर जाएगा। तब हेडन कहता है कि अगर यूरी सच में मदद करना चाहती है तो उसे बैम को अपना ब्लैक मार्च देना होगा। हेडन समझता है कि ब्लैक मार्च की असली पावर यूजर पर डिपेंड करता है। उनके लिए ये सिर्फ एक शीशों का टुकड़ा हो सकता है या फिर एक ऐसा ब्लेड भी जो किसी भी चीज को काट सके। एवन इसके खिलाफ होता है क्योंकि ये हथियार सिर्फ प्रिंसेस ऑफ जॉर्ड के लिए बना है, लेकिन यूरी ब्लैक मार्च निकाल कर बैम को दे देती है। शुरू में बैम उसे लेने से हिचकिचाता है, लेकिन यूरी उसे मना ही लेती है। तो बैम वादा करता है कि टेस्ट पूरा होने के बाद वो उसे लौटा देगा, लेकिन यूरी कहती है कि अभी बस जिंदा रहने पर ध्यान दो। बैम पिंजरे में एंटर करता है, तभी मॉन्स्टर हवा में उठता है और उस पर हमला करने आती। यूरी मदद करना चाहती थी, लेकिन हेडन उसे रोक देता है क्योंकि अगर वो मदद करेगी तो बैम फेल हो जाएगा। और तभी मॉन्स्टर बैम को निगल जाता है। ये देखकर यूरी गुस्से में हेडन को धक्का दे देती है, लेकिन इस बार एवन उसे रोक लेता है। वो बताता है कि मॉन्स्टर से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बैम ने सही किया कि वो उसके अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर बैम को बाहर उगल देता है और यूरी एवन पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने बैम को उस मॉन्स्टर को हराने का तरीका नहीं बताया था। फिर बैम ब्लैक स्पेयर के साथ आ जाता है और तलवार से उस पर वार करता है, लेकिन वो नहीं टूटती, जो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। हेडन बस इतना कहता है कि वो कारण नहीं बता सकता, लेकिन उसका असली टेस्ट अभी शुरू नहीं हुआ है। बैम को अपनी रेचल वाली यादें आने लगती हैं और वो लगातार उस ब्लैक बॉल पर अटैक करता रहता है, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटती। इतने में ही मॉन्स्टर दोबारा उठ खड़ा होता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हेरन उस पर चिल्लाता है कि तलवार से बात करो। तो बैम तलवार से कहता है कि मुझे अपनी पावर दो, और अचानक तलवार से तेज रोशनी निकलती है जिससे मॉन्स्टर पीछे चला जाता है और एक औरत बैम के सामने प्रकट होती है। वो उससे पूछती है क्या वो टावर पर चढ़ने की पावर चाहता है, लेकिन बैम कहता है कि उसे सिर्फ रेचल को फिर से देखना है। ये सुनकर वो औरत उसे बोरिंग कहती है, लेकिन बैम उसे बहुत क्यूट लगता है, इसलिए इस बार वो उसकी मदद करने का फैसला करती है।
वहीं यूरी हैरान होती है क्योंकि तलवार ने कभी अपनी पावर उसे दी ही नहीं थी। फिर उसे एहसास होता है कि ये तलवार लड़कों को ज्यादा पसंद करती है। तभी बॉल आखिरकार टूट जाती है और बैम अचानक हवा में गायब हो जाता है। हेडन बताता है कि वो अगले फ्लोर पर जा चुका है, तो एवन घबरा जाता है क्योंकि बैम ब्लैक मार्च अपने साथ ले गया। लेकिन यूरी उसे शांत करती है और कहती है कि वो लोग उसके पीछे जाएंगे ताकि तलवार वापस ले सकें। एवन कहता है कि कैंडिडेट्स की टेस्टिंग एरिया में जाना मना है, लेकिन यूरी को रूल्स फॉलो करना बहुत बोरिंग लगता है। वहीं बैम दूसरे फ्लोर पर जागता है। वहाँ एक ब्लैक बॉक्स अनाउंस करता है कि इस फ्लोर पर 400 रेगुलर्स हैं और टेस्ट पास करने के लिए इनकी संख्या घटकर 200 होनी चाहिए। फिर टेस्ट शुरू होते ही बैम पर एक वॉरियर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी एक आर्चर वॉरियर को मार देता है और तुरंत ही उस आर्चर को स्नाइपर शूट कर देते हैं। बैम समझ जाता है कि उसे किसी भी तरह जिंदा रहना है। वो सामने वाले दुश्मन पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन तभी एक लड़का आता है और कहता है कि उसका अटैक काम नहीं करेगा। बैम अपनी तलवार उसकी तरफ देता है, लेकिन वो लड़का उसे पीछे से आने वाले दुश्मन की तरफ इशारा करता है। वो दुश्मन को चुराते हुए टॉकिंग एलिगेटर कहता है। इससे वो गुस्से में आकर खुद को रैक बताता है। रैक कहता है कि उसे उस लड़के से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस बैम को हंट करना चाहता है ताकि खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन वो लड़का उसे बताता है कि वो भी बस सिस्टम का गुलाम है, क्योंकि उसने बिना सवाल किए ऊपरी लोगों की बात मान ली कि 200 लोगों को मारना है। तभी रैंक उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो आसानी से बच जाता है और सोचता है कि शायद उसने उसकी समझ से ज्यादा बोल दिया है। फिर वो बैम को बाय कहकर जाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसे साथियों की तलाश थी जिनके साथ वो टावर चढ़ सके। लेकिन तब उसकी नजर बैम की तलवार पर जाती है और वो रैक को धोखे से भगाकर बैम की मदद करता है, जबकि असल में वो दोनों बस पीछे रहते हैं। बाद में वो बैम से पूछता है कि उसे ब्लैक मार्च कहाँ से मिला, क्योंकि ये तो प्रिंसेस ऑफ जॉर्ड को दिया जाता है। तो बैम बताता है कि ये यूरी ने उसे दिया था और वो यहाँ किसी को खोज रहा है। तब उसे एहसास होता है कि बैम एक रेगुलर नहीं है। दोनों एक सेफ लोकेशन पर पहुंचते हैं और पॉकेट में देखते हैं कि अभी भी 268 रेगुलर्स बाकी हैं। वो लड़का पूछता है कि क्या बैम ने कभी किसी को मारा है, लेकिन बैम कहता है कि उसे अपने पास की कोई बात याद नहीं है, बस रेचल को छोड़कर। वो लड़का मजाक में पूछता है कि रेचल उसकी गर्लफ्रेंड है, तो बैम कहता है कि वो रेचल से ही बिलोंग करता है, इसलिए उसे टावर पर चढ़ना ही होगा। इस पर वो लड़का सोचता है कि रेचल उसकी रूल है, लेकिन बैम को इसका मतलब समझ नहीं आता। फिर वो बैम को अपना दोस्त बनाने का ऑफर देता है। वो बताता है कि इस फ्लोर के रूल्स सुनने के बाद उसने किसी को मारने का नहीं बल्कि 200 सवॉरियर्स में साथियों को ढूंढने का फैसला किया है। तभी रैक अचानक से पीछे आ जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है कि 200 की लिमिट पूरी हो चुकी है और अब जो भी लड़ाई करेगा वो फेल हो जाएगा। साथ ही सबको अगले 5 मिनट में 2 साथी ढूंढने होंगे। अगर टाइम खत्म होने तक तीनों साथी खड़े हुए मिले तो वो एक टीम में होंगे। वो लड़का तुरंत समझ जाता है कि उन्हें रैक को अपना साथी बनाना पड़ेगा, लेकिन रैक अभी भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है, तो वो दोनों से बचकर भागने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद रैक को रूल्स समझ नहीं आए, लेकिन रैक बताता है कि वो अपने शिकार को अपना दोस्त नहीं बना सकता। ये सुनकर वो लड़का सोचता है कि अब हमें रैक को मारकर नया साथी ढूंढना होगा, लेकिन बैम उसे कहता है कि अगर वो उसे हंट करना चाहता है तो वो रैक से लड़ेगा। रैक मान जाता है, लेकिन बैम अपनी तलवार फेंक देता है और कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो ऐसे ही मार दो। ये देखकर रैक गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि वो बिना हथियार के बैम को मारना नहीं चाहता था। तभी कन उसे समझाता है कि अगर वो सचमुच स्ट्रॉन्ग दुश्मन चाहता है तो उसे वो टावर के ऊपर मिलेगा, लेकिन रैक मना कर देता है और फिर अटैक करता है। तभी टाइम खत्म होने वाला होता है तो कुन रैक को पकड़ लेता है और बैम भी उनका साथ देता है। तभी इसी तरफ तीनों मिलकर टेस्ट पास कर लेते हैं। अब सारे रेगुलर्स को इकट्ठा किया जाता है और पता चलता है कि सिर्फ 120 ही लोग टेस्ट पास कर पाए हैं। रैक अब भी बैम को लड़ने के लिए कहता है, लेकिन कुन कहता है कि अगर बैम ने सबके सामने अपनी तलवार दिखा दी तो सब उसे मार देंगे। फिर वो रैक से कहता है कि बेहतर होगा कि बैम से बाद में लड़े जब वो दोनों और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। रैक को लगता है कि कौन उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन तभी भूख के कारण उसके पेट में आवाज आती है, तो कौन उसे एक कैंडी बार देता है और रैक चुप हो जाता है। इस बीच दो रेगुलर्स आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन तभी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लैरो वहां पहुंच जाता है। वो कहता है कि यहाँ फाइट करना मना है, तो दोनों तुरंत रुक जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि लैरो एक रैंकर। बैम को समझ में नहीं आता कि रैंकर होता क्या है, तो कौन बताता है कि रैंकर उसे कहा जाता है जो टावर के टॉप तक पहुंच चुका हो। फिर लैरो कहता है कि बहुत ज्यादा लोग टेस्ट पास कर गए हैं, इसलिए कुछ को बाहर करना होगा। वो शिंसू का यूज करके अपने साथी से पानी की लहर निकालता है और सबको एक वॉल से पीछे धकेल देता है। वो बताता है कि शिंसू ही टावर की असली पावर है। आगे वो रूल्स बताता है कि जो भी शिंसू की वॉल को पार कर लेगा सिर्फ वही पास होगा। ये सुनकर कुन सोचता है कि रैक तो आसानी से पार कर जाएगा, लेकिन बैम के लिए मुश्किल होगी। लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि बैम तो पहले ही वॉल के दूसरी तरफ खड़ा है। तो लैरो कहता है कि उसका लक है और टावर चढ़ने के लिए किस्मत ही सबसे जरूरी फैक्टर है। बाकी लोग भी वॉल पार करने की कोशिश करते हैं और टाइम पास करने के लिए लैरो बैम से बैट लगाता है कि कौन सा कैंडिडेट सबसे पहले वॉल पार करेगा। जो जीतेगा वो दूसरे से कोई सवाल पूछ सकता है। दोनों एक
गई कैंडिडेट चुनते हैं, जिससे मैच टाई हो जाता है। फिर भी लैरो बैम के सवाल का जवाब देने के लिए मान जाता है। बैम पूछते हैं कि क्या उसने रेचल को देखा है, लेकिन लैरो उसका जवाब नहीं देता। फिर वो इर्रेगुलर्स के बारे में पूछता है, तो लैरो बताता है कि इर्रेगुलर्स वो होते हैं जो टावर के रूल्स फॉलो नहीं करते और अपने दम पर गेट खोलकर अंदर घुसते हैं। वो आगे समझाता है कि टावर 3 हिस्सों में बटा है। पहले आउटर टावर जहाँ लोग रहते हैं, फिर आता है इनर टावर जहाँ वो अभी हैं और टेस्ट दे रहे हैं, और तीसरा हिस्सा है मिडिल एरिया जो दोनों जोड़ता है। ज्यादातर लोग आउटर टावर में अपनी लाइफ बिताते हैं और कुछ लोगों को ही हेडन चुनकर इन टावर पर चढ़ने की परमिशन देता है। फिर बैम पूछता है कि तो क्या सभी लोग टावर में ही पैदा हुए हैं? ये सुनकर लैरो चौंक जाता है, क्योंकि ये तो सबको पता होना चाहिए। वहीं बैम को शक होता है कि शायद वो और रेचल किसी और वर्ल्ड से आए हैं। लैरो बताता है कि इर्रेगुलर अक्सर बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनकी बात बीच में ही रुक जाती है जब एक रेगुलर हंगामा करने लगता है और कहता है कि उसे ये टेस्ट फेल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है कि रैंकर को भी मार सकता है। तो लैरो शिंसू से उसे कवर देता है और कहता है कि अगर वो इसे सहन कर लिया तो उसे अनलिमिटेड पावर मिल सकती है। आगे वो बताता है कि 30 फ्लोर पर उन्हें हर रोज इसी लेवल के शिंसू का सामना करना पड़ेगा, और ये सुनकर रेगुलर हार मानकर घुटनों के बल गिर जाता है। तभी रैक और कुन भी वॉल पार कर लेते हैं। कुन का बैग बीच में फंस जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे निकाल लेता है। फिर लैरो बैम को गुड लक कहता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि कुन से ज्यादा करीब मत रहना। बैम आसमान की तरफ देखता है और उसे छत कह देता है। ये सुनकर रैक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि असल में आसमान है। बैम को याद आता है कि जब रेचल ने कहा था कि रात में आसमान तारों से भरा हो, तभी कुन उसे सच बताता है कि ये शिंसू से बनाई गई एक नकली स्काई है। उसे भी नहीं पता कि असली स्काई वाकई में मौजूद भी है या नहीं। वो बैम से पूछते हैं कि क्या वो तारे देखना चाहता है, तो बैम बताता है कि वो बस इसलिए जानना चाहता था क्योंकि रेचल टावर में तारे देखने के लिए आई थी। ये सुनकर कुन को अजीब लगता है, अगर रेचल ने बैम का इतना अच्छा ख्याल रखा तो फिर वो उसे अकेला छोड़कर टावर चढ़ने क्यों निकल पड़ी। लेकिन बैम कहता है इसमें रेचल की कोई गलती नहीं है। तभी अगला टेस्ट शुरू होता है और अचानक चीख सुनाई देती है। सबको लगता है कि ट्रायल काफी खतरनाक होने वाला है। फिर सभी टीम एक एक करके टेस्टिंग एरिया में जाती है, लेकिन कुन और बैम बहुत घबराए हुए थे क्योंकि टेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो रहे थे। तभी एक रेगुलर उन्हें हिंट देने का ऑफर करता है। कुन को शक होता है कि उसे ये कैसे पता चला, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई क्लू नहीं मिला था। इस पर रेगुलर बताता है कि असली क्लू टाइम है। जो टीम 5 मिनट में टेस्ट खत्म कर लेती है वही पास होती है। इसका मतलब अब इन्हें भी 5 मिनट के अंदर टेस्ट क्लियर करना होगा। बैम उसका धन्यवाद करता है, लेकिन कुन अंदर से सोचता है कि शायद वो बस उन्हें अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो रेगुलर कहता है कि बहुत ज्यादा क्यूरियस होना खतरनाक है, लेकिन कुन गुस्सा हो जाता है। उसे याद आता है कि उसके साथ भी इसी तरह से धोखा हुआ था। वो रेगुलर को दबोच कर मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है। बैम और उसकी टीम टेस्टिंग एरिया में जाते हैं जहाँ उन्हें एक बड़ी सी क्लॉक दिखाई देती है। बैम को भी यकीन हो जाता है कि रेगुलर सही था, लेकिन कुन उसकी बात भूल जाने के लिए कहता है। तभी टेस्ट डायरेक्टर युआन सामने आ जाता है और बताता है कि उन्हें बस सही दरवाजा खोलना है, लेकिन सिर्फ एक चांस मिलेगा, और अगर उन्हें 10 मिनट से ज्यादा लगा तो वो टेस्ट से फोर्सफुली टर्मिनेट हो जाएगा। तभी कुन और बैम और क्लू मांगते हैं, लेकिन युआन कहता है कि मैं सारे क्लू पहले ही दे चुका हूँ, और बैम सोचने लगता है कि ये पूरा टेस्ट लक का है। ये सुनकर रैक का दिमाग ही खराब हो जाता है क्योंकि उसे सोच विचार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बैम उसे शांत करने की कोशिश करता है, जबकि कुन खुद को शांत रखता है और रूम में क्लू ढूंढने लगता है। उसे देखकर युआन सोचता है कि आखिर कोई तो है जो दिमाग का इस्तेमाल करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि ये टेस्ट सिर्फ ब्रेन के पास नहीं हो सकता। कुन को समझ में नहीं आता कि रूम में घड़ी क्यों रखी है, क्योंकि टाइम तो उनके पॉकेट में दिख रहा है। तभी उसे रेगुलर की बात याद आती है और उसका दिमाग फिर से अपनी पास की यादों में चला जाता है। वो याद करता है कि कैसे अफवाहें थी कि वो उसकी सौतेली बहन मारिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। असल में उसकी दूसरी बहन को जॉर्ज की प्रिंसेस चुना जाना था, लेकिन कुन ने मारिया की मदद की और वो प्रिंसेस के लिए चुनी गई। और जैसे ही मारिया चुनी गई उसने कुन को छोड़ दिया और उसका पूरा परिवार वहां से निकाल दिया गया। ये याद करते ही कुन और बेचैन हो जाता है। तभी रैक अचानक से एक दरवाजा खोलता है और कमाल की बात ये होती है कि वो टेस्ट पास कर लेते हैं। युआन बताता है कि असल में उन्हें बस 5 मिनट के अंदर कोई भी दरवाजा खोलना था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। कुन सोचता है कि ये आखिर क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। युआन को एहसास होता है कि कुन के अंदर प्रिंसेस की धोखे ने इतनी गहरी चोट छोड़ी है कि अब वो फिर किसी पर भरोसा नहीं कर पाता है। वो हर चीज पर शक करता है और यकीन के साथ कोई फैसला नहीं ले पाता था, लेकिन कुन कहता है कि अब इनमें से किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। युआन कहता है कि ये वर्ल्ड कभी भी किसी के कंफर्म होने का इंतजार नहीं करता, इसलिए उसे ऐसे साथी की जरूरत है जो बिना डरे दरवाजा खोल दे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जिस रेगुलर ने बैम और कुन को हिंट दिया था उसे असल में युआन ने ही भेजा था। वो जानना चाहता था कि ये हिंट उन्हें हेल्प करेगा या और मुश्किल में डालेगा। दूसरी तरफ युआन एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्वांट से पूछता है कि उसने टेस्ट प्रॉपर्ली करवाया भी था या नहीं। क्वांट बताता है कि उसने पहले और दूसरे दोनों टेस्ट एक अनटाइम्ड सर्वाइवल मैच के तौर पर एक साथ करवा दिए थे। एक युआन हैरान हो जाता है क्योंकि सिर्फ 3 लोग ही टेस्ट पास कर पाए थे और उन्होंने बाकी सभी
इर्रेगुलर को सिर्फ 30 मिनट में मार दिया था। ये सुनकर युआन सोचता है कि शायद उनमें से कोई इर्रेगुलर या प्रिंसेस थी। वो ये भी कहता है कि अगर ऊपर बैठे हायर ऑफिसर को ये बात पता चल गई तो उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो क्वाइंट की मदद करने का फैसला करता है और लैरो को कॉल करता है। इधर बैम को रैक के लिए ड्रिंक खरीदने में दिक्कत हो रही थी, तभी एक रेगुलर लीसू उसकी मदद करता है। वो अपने साथियों एनिक और हॉट से भी उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। वो बैम से कहता है कि उसे उस पर हमदर्दी है और साथ ही वो उससे इंस्पायर भी हुआ है, क्योंकि वो दोनों ही बाहर से बिल्कुल आम लोगों की तरह ही लगते हैं। तभी लैरो आता है और अनाउंस करता है कि सबको एक बोनस टेस्ट का मौका दिया जा रहा है, लेकिन लीसू कहता है कि ज्यादा टेस्ट होना उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो आगे लैरो बताता है कि टेस्ट देना उनकी मर्जी है, लेकिन जो इसे पास करेगा उसे बाकी सभी टेस्ट नहीं देने होंगे और उसे टावर पर चढ़ने की परमिशन मिल जाएगी। ये सुनते ही सब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लैरो रूल समझाता है कि 5 टीम एक साथ एक 5 मिनट का गेम खेलेगी, जिसमें उन्हें एक दूसरे का क्राउन छीनना होगा। गेम 5 राउंड में बांटा गया होगा। हर राउंड में एक मेंबर क्राउन पहनकर चेयर पर बैठे और अगर वो राउंड खत्म होने तक उसे डिफेंड कर पाया तो बाकी 4 टीम एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन जैसे क्राउन पहनने वाला मेंबर चेयर छोड़ देगा, उसी वक्त राउंड एंड हो जाएगा और नई टीम एंटर कर जाएगी। जो टीम आखिर राउंड तक क्राउन को बचा पाएगी वही विनर बनेगी। इसका मतलब अगर कोई टीम शुरुआत में जीत जाती है तो उनके लिए ज्यादा रिस्की होगा, लेकिन अगर बहुत लेट तक कोई टीम पार्टिसिपेट नहीं करती तो गेम उनके बिना ही खत्म हो सकता है। लैरो ये भी बताता है कि इस गेम में दूसरी टेस्टिंग एरिया की टीम भी शामिल होगी और रैक तुरंत उनकी स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस कर लेता है। पहला राउंड शुरू होने वाला होता है। सबको कहा जाता है कि अगर उन्हें पार्टिसिपेट करना है तो 5 तक गिनने से पहले अपने वेटिंग रूम का बजर दबाना होगा। लीसू और उसकी टीम तुरंत पहले राउंड के लिए चली जाती है और उनके सामने सिर्फ एक टीम आती है। एनिक अपने टीममेट से कहती है कि वो पीछे हट जाए क्योंकि वो अकेले ही काफी है। वो अपने एक्सटेंडिंग वेपन के सामने वाली टीम पर अटैक करती है। तभी उनमें से एक बंदा उसे पंच मार देता है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो सब समझ जाते हैं कि उसे हराना उनके बस की बात नहीं है, तो वो क्राउन की तरफ भागते हैं, लेकिन एनिक सबको रोक देती है। लीसू कहता है कि क्राउन उसे दे दे, क्योंकि अगर वो और हॉस्टेस उसे प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन एनिक खुद क्राउन पहन लेती है और कॉन्फिडेंस से कहती है कि मैं नहीं हारूंगी। अब दूसरा राउंड शुरू होने वाला होता है। वही बैम हैरान रह जाता है जब वो ओपनिंग टीम में एक लड़की को देता है। उसे लगता है कि वो रेचल है। दूसरी तरफ लीसू बार बार एनिक से कहता है कि क्राउन उसे दे दे क्योंकि वो टीम का सबसे वीक मेंबर है, लेकिन लैरो उन्हें बताता है कि एक बार जिसने क्राउन पहनकर थ्रोन पर बैठ लिया वो अगर उठेगा तो टीम हार जाएगी। लीसू शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया था, लेकिन लैरो कहता है कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वेटिंग रूम में लिखा हुआ था। अब तीसरे राउंड के लिए साइन अप टीम शुरू होता है और रैक बटन दबाने वाला था, लेकिन कुन उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम बटन नहीं दबाओगे तो मैं तुम्हें 10 चॉकलेट दूंगा। इस पर रैक थोड़ी देर सोचता है और फिर मान जाता है। इस राउंड में 2 टीम पार्टिसिपेट करती है। लीसू नोटिस करता है कि उनमें से एक टीम का एक मेंबर पूरे टाइम सो रहा है। दूसरी टीम कहती है कि उन्हें किसी को हराने के लिए लीसू जैसे वीक इंसान की जरूरत नहीं है। फाइट शुरू होती है और हर्ट्स अपनी तलवार हवा में फेंक देता है और दूसरी तलवार से अपने सामने वाले दुश्मन को पीछे धकेल देता है। उनमें से एक उसकी मूवमेंट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हॉट्स उनकी नाइफ को ही काट देता है। इसी बीच दूसरा मेंबर उस पर अटैक करने आता है, लेकिन हॉट्स की दूसरी तलवार उसे रोक देती है। दूसरी ओर लीसू अपनी टीम को बचाने में बिजी था, लेकिन उसे उस मेंबर की टेंशन हो रही होती है जो पूरे टाइम सो रहा है। इसी डायरेक्शन में एक लड़की उस पर नाइफ से अटैक करती है और दूसरा मेंबर पीछे से उसे पकड़ लेता है। लीसू सोचता है कि अब तो उसका एंड हो गया, लेकिन तभी हॉट्स आकर उसे बचा लेता है क्योंकि उसने पहले ही दूसरी टीम को हरा दिया था। इसी बीच रैंक पूछता है कि कुन ने उसे बटन दबाने से क्यों रोका, तो कुन एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मल कंडीशन में वो उस राउंड में उतर सकते थे, लेकिन असल में वो स्लीपिंग बॉय लॉर ही सब कंट्रोल कर रहा था। लॉर ने अपने टीममेट्स को कहा था कि बटन प्रेस करो और बाकी टीम को भी यही समझाया था कि शुरुआत में क्राउन लेना फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि लास्ट सेकंड और थर्ड राउंड तब बाकी टीम आई जाएगी और क्राउन डिफेंड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि पहले थ्रोन पर बैठने के बजाय बाकी टीम से लड़ाई की जाए और लास्ट में खुद थ्रोन पर बैठा जाए। लेकिन रैक कहता है कि उन्हें इस राउंड में फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन बैम नोटिस करता है कि वो एनिक के कारण इस राउंड में नहीं गए। लॉर के टीममेट्स कहते हैं कि वो एनिक से क्राउन नहीं छीन सकते, लेकिन लॉर कहता है कि अगर वो हॉट्स और लीजो को उससे दूर ले जाए तो वो अकेले ही उसे हरा देगा। फाइट फिर से शुरू होती है। लॉर अचानक उठता है और एनिक पर एक बड़ा सा शिंसु ब्लास्ट छोड़ता है जिससे एनिक बच जाती है, लेकिन उसके टीममेट्स उसे थ्रोन से गिराने की कोशिश करने लगते हैं। फिर भी एनिक अपनी पोजीशन मेंटेन रखती है। लीसू और हॉट्स उसकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन लॉर एक और ब्लास्ट करता है। एनिक फिर से उसे डॉस कर लेती है, लेकिन लॉर उसे चैलेंज करता है कि हार मान लो क्योंकि मैं थ्रोन पर कहीं से भी बैठ सकता हूँ। ये सुनकर एनिक गुस्से में आकर अपनी एक्सटेंडिंग वेपन से सब पर अटैक करती है। वो कहती है कि अगर चाहे तो वो वहीं बैठे बैठे सबको मार सकती है, लेकिन ये देखकर लैरो डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसने अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं किया। इधर वेटिंग रूम में बैम का वेपन एक्टिवेट होना
शुरू हो जाता है। एनिक भी उससे नोटिस करता है और अपना हथियार पीछे खींच लेती है और लैरो और लॉर के टीममेट्स वापस वेटिंग रूम में जाने लगते हैं। तो लॉर उन्हें याद दिलाता है कि अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन उसकी टीम इससे कहते हैं कि मरने से तो अच्छा ही है। तभी एनिक बैम के वेटिंग रूम में चली जाती है और पूछती है कि उसके पास ब्लैक मार्च क्या कर रहा है। वहीं लीसू उस पर गुस्सा होता है कि एनिक ने सिर्फ एक तलवार के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा दिया। तो एनिक बताती है कि ये कोई आम तलवार नहीं है, बल्कि मून सीरीज की 13 वेपन में से एक ब्लैक मार्च है और ये वेपन सिर्फ जॉर्ड के प्रिंसेस को ही दिए जाते हैं। हॉर्स नोटिस करता है कि एनिक के हथियार से भी वही सेम स्पेल आ रहा है। तभी एनिक रिवील करती है कि हाँ, मैं भी जॉर्ड की प्रिंसेस हूँ। वो बैम से कहती है कि ब्लैक मार्च उसे दे दे, लेकिन बैम इनकार कर देता है और कहता है कि उसे इसे यूरी को वापस करना है। फिर एनिक अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी लैरो आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि वो लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। एनिक फिर भी कहती है कि अगर उसकी टीम गेम जीत गई तो बैम को ब्लैक मार्च उसे देना होगा। तो बैम मना कर देता है, लेकिन एनिक कहती है कि वैसे भी वो गेम खत्म होने के बाद उसे मारकर तलवार ले लेगी, तो ये ऑफर उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रैक इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो लोग अब गेम में जरूर उतरेंगे। एनिक वापस अपने वेटिंग रूम में जाती है, लेकिन वहाँ दूसरी टीम की एक लड़की उसे कुछ कह देती है, जिससे वो गुस्से में आ जाती है। हॉट उसे रोकता है क्योंकि वो और झगड़ा नहीं चाहता था। कुन सोचता है कि बैम बहुत ही कमाल का इंसान है क्योंकि उसने एनिक को ब्लैक मार्च नहीं दी। बैम कहता है कि रेचल ने उसे कहा था कि कभी भी किसी को धोखा मत देना। वो खुद को यूजलेस और वीक कहता है, लेकिन साथ ही कहता है कि भले ही मैं वीक हूँ, लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस कभी तोड़ा नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अगला राउंड शुरू होता है और कई टीम एक साथ एंटर करती हैं क्योंकि अब ये उनका बेस्ट मौका था थ्रोन पकड़ने का। सब क्राउन के पीछे भागते हैं, लेकिन कुन पल भर में उसे पकड़ लेता है। वो उसे पहनता नहीं बल्कि अपने बैग में रख लेता है और कहता है कि जो मुझे हरा देगा वही असली क्राउन पाएगा। बाकी बस टीम उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन कुन अपने बैग से सभी अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर अचानक वो क्राउन को फेंक देता है। सब उसे पकड़ने के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी बैम थ्रोन पर बैठ जाता है और असली क्राउन निकाल कर दिखाता है। असल में कुन ने जो क्राउन फेंका था वो फेक था। वो बताता है कि उसका बैग अनगिनत क्राउन की कॉपीज बना सकता है और ये जानकर बाकी सब टीम शॉक्ड रह जाती है और फिर सब मिलकर कुन को हराने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि उनका ट्रिक उन्हें इंसल्टिंग लगता है। सब थ्रोन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन क्रैक उनके रास्ते में आ जाता है। वो अपना भाला फेंकता है और एक ही बार में सबको उड़ा देता है। दूसरे टेस्टिंग एरिया में टीम सोचती है कि उन्हें अभी एंटर करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो वोट करने का फैसला लेते हैं। वही रैक चिढ़कर कहता है कि कुन बस अपना बैग शो ऑफ करना चाहता है, लेकिन कुन जवाब देता है कि नहीं, मैं बस एनिक के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता था। फिर फोर्थ राउंड शुरू होता है और 3 टीम एक साथ एंटर करती हैं। तो रैक फाइट करने ही वाला होता है, लेकिन कुन उसे रोक देता है और कहता है कि हमें अपनी ताकत फाइनल राउंड के लिए बचा कर रखनी चाहिए। उसकी बात से बैम और रैक कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सामने की तीनों टीम उनके खिलाफ मिलकर लड़ने वाली थी, लेकिन तभी उनमें से एक टीम बाकी पर ही अटैक कर देती है। बैम हैरान हो जाता है कि कुन को ये सब पहले से पता था। कुन बताता है कि फर्स्ट टेस्ट के दौरान उसने 3 रेगुलर्स को अपने बैग में कैरी किया था। असल में वही उसके हिडन साथी थे और बाल बांधना उनका सीक्रेट सिग्नल था कि जब जरूरत पड़े तो वो आ जाए। ये जानकर रैक थोड़ा निराश हो जाता है कि उसे फाइट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कुन उसे एक चॉकलेट देकर कहता है कि कोई बात नहीं, तो फाइनल राउंड में पूरी ताकत से लड़ सकता है। कुन मानता है कि वो अपने साथियों को इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन ये गेम जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि वो गेम और रैक के साथ टावर चढ़ना चाहता है। कुन के साथी दोनों टीमों को हरा देते हैं और फिर खुद को डिस्क्वालीफाई करवा लेते हैं। इस तरह चौथा राउंड खत्म हो जाता है। फिर फाइनल राउंड शुरू होता है और कुन थोड़ा टेंशन में था क्योंकि उसे नहीं पता कि दूसरे टेस्टिंग एरिया की टीम कितनी स्ट्रॉन्ग। फिर राउंड शुरू होते ही एक लड़की वो 2 टीम को पलक झपकते ही हरा देती है। तो कुन जल्दी से रैक से कहता है कि तुम्हें उसे रोकना होगा। वरुण अपने स्टाफ से रैक पर लगातार अटैक करती है। रैक उसे ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से आगे निकल जाती है। वो थ्रोन तक पहुंचने वाली होती है, तभी दूसरी टीम की एक लड़की उसे रोक देती है। इसी बीच कुन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अचानक एक बंदा उस पर अटैक करता है। कुन तुरंत अपने बैग से उसकी नाइफ की कॉपी बनाकर उल्टा अटैक करता है। रैक भी दूसरी टीम से लड़ रहा होता है। तभी वो लड़की जिसे बैम रेचल समझता है उसके पास आकर कहती है कि हम तुम्हारा क्राउन छीनने नहीं आए। बैम घबरा कर पूछता है कि क्या तुम सच में रेचल हो, लेकिन तभी उसका टीममेट बीच में आकर खड़ा हो जाता है। रैक सोचता है कि शायद कुन ने उन्हें भी अपनी तरफ कर लिया होगा, लेकिन कुन कहता है कि ये लोग दूसरे टेस्टिंग एरिया से हैं, मेरे पास इनके पास जाने का टाइम नहीं है। ये सुनते ही रैक गुस्से में अपने दुश्मन को हेडबट मारता है और उसे दीवार में दे पटकता है। कुन ऊपर अपनी नाइफ हवा में फेंक कर सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर आखिरी वार कर देता है। रैक अब भी समझ नहीं पाता कि दूसरी टीम उनकी मदद क्यों कर रही है। वो मान लेता है कि शायद वो क्राउन
काम के पीछे नहीं है, मतलब ये गेम वो जीत चुके हैं। वही बैम फिर से उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम रेचल हो, और मनी मन सोचता है कि अगर सचमुच रेचल यहाँ है तो मुझे टावर चढ़ने की जरूरत ही क्या है। तभी वरुण और वो दूसरी लड़की की फाइट चल रही होती है और अचानक उसकी हील टूट जाती है और वरुण मौका देखकर सीधा थ्रोन की तरफ दौड़ती है। वो सबको चकमा देकर रेचल को अपना स्टाफ से मारती है। ये देखकर बैम तुरंत थ्रोन छोड़कर उसकी मदद के लिए भागता है। वो रेचल को कवर कर लेता है और वरुण का अटैक उसे लग जाता है, जिससे उसे गहरी चोट आई है। उसका खून निकलने लगता है तो बैम सोचता है कि रैक को मैंने फिर से डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन उसे भी किसी हाल में रेचल को बचाना था। तब उसके शरीर से अचानक जबरदस्त एनर्जी निकलती है, जिससे वरुण का मास्क टूट जाता है और बैम उसे खत्म करने की तैयारी कर लेता है। लेकिन तभी टाइम रुक जाता है और ब्लैक मार्च की स्प्रिट सामने आती है। वो बैम से कहती है कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया। फिर वो उसे किस करती है और बैम तुरंत ही सो जाता है। इधर लैरो की मुलाकात युआन से होती है और वो बताता है कि गेम का कोई विनर नहीं हुआ, क्योंकि बैम के शिंसू से क्राउन डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इस पर लैरो पूछता है कि ये क्राउन गेम क्यों करवाया गया, तो युआन कहता है कि ये काउंट की मदद करने के लिए था, लेकिन लैरो को लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई मकसद है। उसके हिसाब से ट्रबल मेकिंग ट्रियो का बिहेवियर अजीब था, क्योंकि उन्होंने क्राउन के पीछे भागने की बजाय दूसरी टीम को हेल्प किया। लैरो को शक होता है क्योंकि ग्रुप का कोई पहले से ही किसी एग्जामिनर को जानता है, क्योंकि रूल के अनुसार कोई भी जान पहचान वाली टीम एक ही टेस्ट में पार्ट नहीं ले सकते। इसलिए उसे लगता है कि युआन का असली गोल उन्हें यूनाइट करना है। युआन समझता है कि उनका काम सिर्फ ये तय करना नहीं है कि कौन टावर चढ़ने के लायक है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन उसे नुकसान पहुंचा सकता है। फिर वो पूछता है कि क्या इस टेस्ट में ऐसे कई लोग थे, तो लैरो के दिमाग में बैम आता है, लेकिन वो कुछ भी कहता नहीं। फिर जाते जाते वो युआन से पूछता है कि क्या उसने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसने एडमिनिस्ट्रेटर के कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो, लेकिन फिर भी बिना रोक टोक के शिंसू इस्तेमाल कर पा रहा हो। इस पर युआन कहता है कि ये टावर के नियम के खिलाफ है, लेकिन उसे एक रेगुलर याद है दूर मजीनो जो ये कर सकता था। उधर बैम अभी तक नहीं जागा होता और कौन उसकी केयर कर रहा होता है। तभी रेचल आती है और कौन से रिक्वेस्ट करती है कि वो बैम को उसके बारे में ना बताए, क्योंकि अगर वो दोनों साथ रहे तो एक दूसरे की कमजोरी बन जाएंगे। उसके जाते ही रेक चेक करने आता है, क्योंकि उसे बैम की फिक्र हो रही थी, लेकिन जब उसे कुन पकड़ लेता है तो वो कहता है कि उसे बैम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच एनिक को ब्लैक मार्च मिल जाती है, लेकिन उसकी स्पिरिट उससे बात करने से मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ किसी लड़के से बात करेगी। तो एनिक उसे लीसू के पास ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करने की कोशिश करता है उसे शॉक लग जाता है। स्प्रिट कहती है कि वो सिर्फ किसी हैंडसम इंसान से बात करेगी। वहीं दूसरी लड़की एंड्रोसी नोटिस करती है कि ये वेपन असल में यूरी का है। वो बताती है कि पिछले 5 साल में जितनी भी प्रिंसेस चुनी गई हैं, उनमें से सिर्फ यूरी को 13 मून सीरीज में से एक वेपन दी गई है। और वो एनिक को डोंगो कहती है, जिससे एनिक एंग्री होकर उसे पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन एंड्रोसी उसे डॉच कर जाती है। फिर बैम जाग जाता है और उसे बताया जाता है कि वो 5 दिन से सो रहा है। ये सुनकर वो चिंता हो जाता है, लेकिन कुन कहता है कि वो लकी है। दूसरी तरफ रोज सबको बताता है कि अगला टेस्ट तब शुरू होगा जब सब अपनी अपनी पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे। वो कहता है कि टावर में होने वाले बैटल्स होते हैं और हर पोजीशन बैटल में उनका रोल बताती है। फर्स्ट पोजीशन होती है फिशरमैन की, जो क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलाइज्ड होते हैं। सेकंड होते हैं स्पेयर बियर्स, जो दूर से फाइट करते हैं। थर्ड पोजीशन होती है लाइट बियर्स, जिनका काम होता है जानकारी हासिल करके सभी तक पहुंचाना। फोर्थ होते हैं स्काउट्स, जो दूसरों की मूवमेंट इन्वेस्टिगेट करते हैं। और फाइनल पोजीशन में होते हैं व्यू कंट्रोलर्स, जो शिंसू का यूज करके बैटल को कंट्रोल करते हैं। लैरो एक्सप्लेन करता है कि सबको अपने अपनी पोजीशन को अच्छे से स्टडी करना होगा, उनके परफॉर्म के हिसाब से ही उन्हें उन पोजीशन के लिए चुना जाएगा। तभी कुन पूछता है कि जिन लोगों को चोट लगी है उनका क्या होगा, तो लैरो कहता है कि उनकी खुद की गलती है जो इंजर्ड हुए। तभी फिर वो रिवील करता है कि बैम को भी वेब कंट्रोलर की पोजीशन मिली है, और क्योंकि उनका इंस्ट्रक्टर युगा लेट है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग 2 दिन बाद शुरू होगी। फिर कुन बैम को बताता है कि उसकी ट्रेनिंग अगले दिन से शुरू होगी, लेकिन बैम तो रेचल को लेकर ज्यादा परेशान था। तो कुन उसे बताता है कि रेचल ठीक है, लेकिन ये वो रेचल नहीं है जिसे बैम ढूंढ रहा है। वो सोचने लगता है कि वो नहीं चाहता बैम वही जेले जो उसने खुद जेला था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि किसी भी हाल में वो बैम को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे इसके लिए उसे झूठी क्यों न बोलना पड़े। और अगर ये सच में वही रेचल है तो उसका मतलब है कि वो अभी बैम से मिलना नहीं चाहती है। तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो उसके साथ टावर क्लाइंब कर सके। अगले दिन बैम क्लास अटेंड करता है, जहाँ युगा बताता है कि शिंसू एक गॉड जैसी चीज है जो हर चीज को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा शिंसू यूज करने के लिए हर फ्लोर पर कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी होता है। वो बताता है कि लैरो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, जबकि बाकी सबको अभी करना बाकी है। वो सबको कहता है कि अपने पॉकेट को विजिबल करो और आंख बंद
करके कमांड दो। जैसे ही बैम इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है तो उसे एक जाइंट मॉन्स्टर दिखाई देता है जो पूछता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है। फिर बैम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन मॉन्स्टर कहता है कि बैम के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक हथकड़ी की तरह है। फिर क्लास के बाद बैम वरुण से माफी मांगता है क्योंकि क्राउन गेम के दौरान उसने उसे चोट पहुंचाया था, लेकिन वो कहती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे भी चोट लगी थी। इसी बीच लॉर का टीममेट बैम से मिलता है और कहता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। बैम नोटिस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद भी वो थका हुआ महसूस नहीं कर रहा है। तब वो बताता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर बैम की मुलाकात कुन से होती है और वो पूछता है कि रैक कहाँ है। तो कुन बताता है कि रैक को एक रेगुलर ने पेयर बेयर टेस्ट में हरा दिया था और इसी वजह से वो जंगली एरिया में चला गया है ताकि और स्ट्रॉन्ग बन सके। बैम भी सोचता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अगर वो सच में रेचल से बात करना चाहता है। इसी बीच लीसू और हॉस्ट एक रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि स्काउट टेस्ट में उन्हें एक हफ्ते में 9 दोस्त बनाने हैं। बैन सोच में पड़ जाता है कि क्या उन्हें हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो एनिक के फ्रेंड्स थे जिसने ब्लैक मार्च चोरी की थी, लेकिन हॉट्स कहता है कि उन्होंने एनिक से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। लीसू बताता है कि असल में एनिक ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। इस पर बैम कहता है कि जो किसी का साथ छोड़ सकता है वो कैसे भरोसेमंद दोस्त हो सकता है। ये सुनकर हॉर्स चिढ़ जाता है और कुन की इयररिंग्स का मजाक उड़ाने लगता है। तो लीसू उसे रोकता है और कहता है कि इसी वजह से बाकी लोग भी उनसे दोस्ती करने से मना कर देते हैं। दोनों में झगड़ा शुरू होने वाला था कि बैम कहता है कि वो उनका दोस्त बनने के लिए तैयार है। वो बताता है कि जब पहले टेस्ट के दौरान जब कुन ने उसे दोस्त बनने को कहा था तो वो बहुत खुश था क्योंकि उसके पास तब कुछ भी नहीं था। इसके बाद वो सब लंच करने जाते हैं। उन्हें एंड्रोसी नोटिस कर लेती है और पूछती है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो लीसू उसे स्काउट टेस्ट के बारे में बताता है और बैम पूछता है कि क्या वो भी उनकी फ्रेंड बनेगी। इस पर एंड्रोसी कहती है कि उसे हॉर्स के करीब आना अच्छा लगेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके परिवार में प्यार करना मना है। तभी एनिक वहां आकर एंड्रोसी की प्रिंसेस ऑफ जोर्ड कहकर पुकारती है और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी एनिक नोटिस करती है कि बैम ब्लैक मार्च को घूर रहा है। तो वो कहती है कि वो उसे कभी रिटर्न नहीं करेगी, लेकिन बैम का इसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं होता। वो पूछता है कि क्या एनिक और एंड्रोसी सच में यूरी की बहन है। तो कुन उसे बताता है कि प्रिंसेस को टैलेंटेड फैमिली से रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्रूट किया जाता है, यानी वो सच में बहनें नहीं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में एक गेम रखा जाता है जहाँ सबको दी गई निडल से दूसरों को प्लेटफॉर्म से गिराना होता है जब तक कि सिर्फ 8 लोग ना बच जाएं। फिर एंड्रोसी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछती है कि क्या कोई सेफ्टी मेजर्स है। वो कहता है कि मरने से बचने के लिए इंतजाम है, लेकिन कोई भी इसमें इंजर्ड हो सकता है। फिर टेस्ट शुरू होते ही एनिक तुरंत एंड्रोसी पर अटैक करती है, लेकिन एंड्रोसी उसे पीछे धकेल देती है और ताना मारती है कि वो कभी प्रिंसेस का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन एनिक कहती है कि असली प्रिंसेस जैसी कोई चीज नहीं होती, सब सिर्फ ढोंगी है। इधर कुन अपनी लाइट पीरियड क्लास में रैक की जानकारी निकलता है और देखता है कि उसने अपना टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन बैम और रेचल के बारे में उसे कुछ खास नहीं पता चला है। फिर वो एनिक को चेक करता है और जानकर शॉक हो जाता है कि रैंकर बनने के बाद उसे जॉर्ड की प्रिंसेस चुना गया था और ग्रीन एप्रिल वेपन दिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड में लिखा था कि उसे तो मर जाना चाहिए था। सीन फिर टेस्ट में आता है जहाँ एंड्रोसी अपना हथियार फेंक देती है और बस एनिक से बचती हुई भागती रहती है। एनिक बाकी सबको गिरा देती है जब तक सिर्फ 9 लोग नहीं बचते। वो एंड्रोसी से कहती है कि ग्रीन एप्रिल लेकर वापस जाओ क्योंकि उसके बिना वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन एनिक अपनी नीडल कर शिंसू चार्ज करती है और उसे एक करने वाली ही होती है। तभी एंड्रोसी उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। तभी पता चलता है कि वो असल में असली एनिक की बेटी है। यह रिवील होता है कि प्रिंसेस को जॉर्ड दोबारा चुने जाने के बाद बच्चे पैदा करने की परमिशन नहीं होती ताकि उनका परिवार आगे स्प्रेड न हो। एंड्रोसी बताते हैं कि एनिक की मां ने उसे जन्म देकर क्राइम किया था और किंग की पावर फैला दी। एनिक इससे एग्री होकर अटैक करती है, लेकिन एंड्रोसी बार बार उसके अटैक को डोज करती है। वो कहती है कि एनिक को पावर अपनी माँ से मिली है जबकि उसे प्रिंसेस बनने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ी है। तभी एंड्रोसी की हील टूट जाती है और एनिक उसे नीचे गिरा देती है। तभी अचानक से एंड्रोसी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि छोड़ना मत, लेकिन एनिक रहम नहीं दिखाती और उसका हाथ नोच कर छुड़वा देती है। फिर भी एंड्रोसी उसका पैर पकड़ लेती है और दोनों साथ में गिर जाती है, लेकिन दोनों बच जाती है। एंड्रोसी सोचती है कि शायद एनिक की माँ ने कभी अफसोस किया होगा कि उसने उसे जन्म दिया है, लेकिन वो ये भी मानती है कि शायद उसे कभी अफसोस नहीं था। उधर बैम अपनी शिंसू क्लास में था जहाँ सबको बैलून्स फोड़ने होते हैं। वो अपनी टास्क कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन युगा उसकी तारीफ करता है कि वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। वहीं बैम बैलून्स तोड़ देता है और युगा कहता है कि उसके पास अभी लंबा रास्ता है, लेकिन वो अच्छा कर रहा है। बैम लोर को धन्यवाद देता है जिसने उसे टास्क कंप्लीट करने में मदद की थी। इस पर वो क्यूरियस होता है तो लोर बताता है कि बैम ने उसे नया पिलो दिया और बदले में उसने उसे बैलून्स तोड़ने का ट्रिक सिखाया। इसके बाद कुन बैम को बुलवाता है और बताता है कि एंड्रोसी और एनिक की फाइट कितनी स्टूपिड थी। इतने बड़े पावर से ब्लास्ट होने के बावजूद उन्हें खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया। तभी लीसू आता है और कहता है कि आज उनके टास्क की डेडलाइन है, लेकिन अभी तक 9 फ्रेंड्स नहीं बने। कुन कहता है कि अगर वो फेल हो जाए तो उनके दुश्मन कम होंगे, लेकिन बैम फ्रेंड्स को बचाना चाहता है।
इसलिए कुन उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। फिर वो और हॉर्स एंड्रोसी से मिलने जाते हैं जो इंजर्ड होकर भूखी बैठी थी क्योंकि उसने सारे पॉइंट से इलाज में खर्च कर दिए थे। तो मौका का फायदा उठाते हुए वो उसे खाना ऑफर करते हैं, लेकिन बदले में उसे उनका दोस्त बनना होगा। भूख से मजबूर होकर वो मान जाती है और फॉर्म साइन कर देती है। यही प्लान वो एनिक पर भी यूज करते हैं और टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। लीसू और हॉर्स बैम का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कन कहता है कि असली प्लान तो उसका था, तो उन्हें उसका थैंक्स करना चाहिए। इस पर हॉर्स और कुन आपस में बहस करने लगते हैं, जबकि लीसू कहता है कि उन्हें कुन का थैंक्स करना चाहिए। फिर सब साथ में लंच कर रहे होते हैं, तभी एंड्रोसी की नजर रेचल पर पड़ती है। वो वॉशरूम में जाकर उससे बात करती है और पूछती है कि वो बैम को क्यों दूर कर रही है। इस पर रेचल कोई जवाब नहीं देती, तो एंड्रोसी कहती है उम्मीद है कि वो टावर के टॉप पर जिस चीज की तलाश में जा रही है वो बैम से ज्यादा कीमती हो। सीन फिर से चेंज होता है और वेब कंट्रोलर क्लास के दौरान हो सोचता है कि शायद बैम उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसका ज्यादा फोकस टेस्ट पास करने पर है क्योंकि वो पहले भी फेल हो चुका है। और फिर कमरे में जाने के बाद वो अपने अतीत को याद करता है और रोने लगता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसे पढ़कर वो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ लैरो हैरान रह जाता है जब यूआन अनाउंस करता है कि नेक्स्ट टेस्ट में रेगुलर्स को टैग गेम खेलना होगा। तभी काउंट आता है और लैरो से माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से उसे 3 एक्स्ट्रा रेगुलर्स को संभालना पड़ा। फिर वो एक जॉइंट टेस्ट का आइडिया देता है। उसके बदले लैरो अनाउंस करता है कि वो 28 रेगुलर्स जिन्होंने अभी तक टेस्ट पास नहीं किया उन्हें टैग गेम खेलना होगा। ये सुनकर रैक हंस पड़ता है क्योंकि उसने पहले ही अपना टेस्ट पास कर लिया है। फिर सबको रूल्स बताए जाते हैं कि जिसमें उन्हें 2 टीम्स में बांटा जाएगा और उनका स्कोर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। इस गेम में हर टीम से एक पर्सन को टारगेट बनाया जाएगा जो कि बैज पहनेगा। गेम एक एनॉर्मस अरीना में होगा और जीतने के 2 तरीके हैं, पहला अपने सिलेक्टेड पर्सन को गोल तक पहुंचाना या फिर एग्जामिनर से उसका बैज चुराना। लेकिन अगर उनका अपना बैज चला गया तो पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। फिर पता चलता है कि उनका मुकाबला कौन से है। कुन अपनी टीम का लीडर बताता है और सबसे पहले लीसू को चारे की तरह रखता है। लीसू को लगता है कि इतना नॉर्मल सा ट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन कुन कॉन्फिडेंट होता है कि क्वांट जरूर फंसेगा क्योंकि वो एक लूजर है। तभी क्वांट वहां आता है और कहता है कि उन्हें अभी लाइट बिहेवियर के बारे में काफी कुछ सीखना बाकी है। वो बताता है कि लाइट हाउस शिंजू से फ्लोट करता है और अगर लाइट बिहेवियर बेहोश हो जाए तो टीम अंधी हो जाएगी। फिर वो एक लाइट बिहेवियर को आउट कर देता है और लाइट हाउस गिर जाता है। आगे क्वांट कहता है कि दूसरा लाइट बिहेवियर जरूर सिलेक्टेड पर्सन के पास होगा। वो लीसू के पास जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर दूसरा लाइट हाउस एक्टिवेट होता है और उसके ऊपर एनिक खड़ी होती है। वो अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्वांट उसका हथियार पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है। लैरो ये सब देख रहा होता है और कहता है कि क्वांट जल्दी गुस्सा हो जाता है और वीक अपोनेंट्स पर भी कंट्रोल नहीं रख पाता। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि इस अरीना में क्वांट सिर्फ एलिमिनेटेड शिंजू यूज कर सकता है। फिर भी उसे नहीं लगता कि रेगुलर्स आगे टेस्ट जारी रख पाएंगे। क्वांट अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और अपनी प्लानिंग की तारीफ करता है। वो पूछता है कि अब उनका नेक्स्ट मूव क्या है। तभी सभी लोग उससे दूर भागने लगते हैं और क्वांट कहता है कि वो उन्हें थोड़ा हेड स्टार्ट देगा और खुद एलिवेटर की जगह सीढ़ियों से जाएगा। लैरो को समझ में नहीं आता कि क्यों इतना सिंपल प्लान क्यों बना रहा है जबकि सामने एक रैंकर है, लेकिन युवान कहता है कि जरूर उसके पास कोई छुपा हुआ कार्ड है। दूसरी टीम भी ये मैच देख रही होती है और एंड्रोसी बैम से पूछती है कि वो इतना नर्वस क्यों है। तो वो कहता है कि उसे रेचल कहीं नजर नहीं आ रही। वही मैच में एनिक एलिवेटर यूज करके छत पर पहुंच जाती है। ल्यूसी सोचता है कि उन्होंने पहले ही मैच जीत लिया है, लेकिन फिर कहता है कि क्वांट बिना किसी प्लान के उन्हें हेड स्टार्ट नहीं दे सकता है। तभी क्वांट मूव करना शुरू करता है। खून अपनी टीम को याद दिलाता है कि एनिक को गोल तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे और चूंकि क्वांट सीढ़ियों से जा रहा है तो उन्हें कम से कम 5 मिनट रुकना होगा। तभी अचानक क्वांट उनके सामने प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है, जिससे सब पैनिक हो जाते हैं। वो फिर नजर आता है और टीम उस पर एक्सपीरियंस फेंकती है, लेकिन वो सबको डोज करके एक एक करके डिफीट करने लगता है। फिर एक मेंबर अपने स्ट्रेंथ यूज करके क्वांट को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे आसानी से हरा देता है और कहता है कि जो अपने स्ट्रेंथ पर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो सबसे पहले मरते हैं। दूसरी तरफ एंड्रोसी बैम से कहती है कि खुश हो जाओ क्योंकि दूसरी टीम हार रही है और अगर दूसरी टीम जीत गई तो तुम अपना पोजीशन टेस्ट फेल कर दोगे। लेकिन बैम ज्यादा टेंशन इस बात की ले रहा होता है कि रेचल टेस्ट पास कर पाएगी या नहीं। तभी कुन बताता है कि क्वांट ने सबको हरा दिया है और अब जल्दी एनिक तक पहुंच जाएगा। लिसु सोचता है कि उन्हें लॉर से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन पता चलता है कि वो स्टार्टिंग लाइन पर सो रहा है। लीसू ये भी बताता है कि लाइट बिहेवियर क्लास के दौरान उसे पता चला था कि लॉर किसी भी हालात में टेस्ट पास करना चाहता है। वहीं लैरो को लगता है कि अब वो लोग गेम हारने वाले हैं, लेकिन रैक का मानना था कि कुन के पास कोई और प्लान जरूर होगा। इससे लैरो सोच में पड़ जाता है कि क्या कुन ने अपने बैग से बैच कॉपी किया है, मगर युवान कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि उसने सेंजू यूज किया था ताकि बैच ना कॉपी हो सके। वहीं लीसू अपनी टीम से मिलता है, लेकिन उसके साथ क्वांट भी पहुंच जाता है। तो लीसू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्वांट उसे हरा देता है और सीधे ब्रिज तक पहुंच जाता है। वहां उसे कुन मिलता है। वो पूछता है कि एनिक कहाँ है, तो कुन झूठ बोल देता है कि वो ब्रिज से कूदकर एग्जिट तक
पहुंच गई है। ये जानकर क्वांट को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदना नामुमकिन है। फिर कुन उसे छोड़ते हुए कहता है कि क्या वो इतनी ऊंचाई से कूदने से डर रहा है। वहीं हमें पता चलता है कि कुछ देर पहले एनिक ब्रिज पर पहुंच चुकी थी और कुन ने अपने बैग से लाइट हाउस कॉपी करके उसे ब्रिज के नीचे छुपा दिया था। क्वांट समझ जाते हैं कि कुन ने क्या ट्रिक खेली है। वो कहता है कि भले लाइट हाउस का ग्लो बंद कर दिया गया है, फिर भी वो उसका असली शुभ महसूस कर सकता है। तो कुन उसकी बात मानने से मना कर देता है। तो कांट उसका हाथ पकड़कर खुद उसके साथ कूद जाता है ताकि उसे फोर्स करके लोकेशन जान सके। लेकिन गिरते वक्त कुन खुद को क्वांट से अलग कर लेता है और एनिक अपने हथियार से उसे पकड़ लेती है और किसी तरह वापस से ब्रिज तक पहुंच जाती है। लैरो सोचता है कि अब टेस्ट खत्म है क्योंकि क्वांट के पास ब्रिज पर चढ़ने के लिए शिंसू नहीं बचे हैं। लेकिन तभी कोई उसे मदद की पेशकश करता है। फिर जैसे ही एनिक एग्जिट पॉइंट तक पहुंचने वाली होती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि अचानक क्वांट उसके सामने आकर बैट छीन लेता है। उसके बाद कौन अपनी हार की जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन उसकी टीम मानती है कि उसका प्लान शानदार था और दूसरी टीम इससे बेहतर कुछ भी कर नहीं पाती। लेकिन पता चलता है कि असल में कुन और लोर ने ही क्वांट को ब्रिज तक वापस पहुंचाने में मदद की थी। ये देखकर लैरो हैरान हो जाता है कि आखिर कुन ने अपनी ही टीम को धोखा क्यों दिया। तो युवान उसे स्काउट क्लास की फ्रेंड लिस्ट दिखाता है और कहता है कि वही कुन की असली टीम है। उसका असली मकसद इतना था कि अपने दोस्तों को दिखाए कि टेस्ट कैसे पास करना है, क्योंकि वही लोग हैं जिनके साथ वो टावर चढ़ना चाहता है। लेकिन युआन ये भी मानता है कि क्वांट इतनी आसानी से उनका रास्ता आसान नहीं करेगा। अब अगला राउंड शुरू होने वाला है और सब टीम लीडर बनने के लिए लड़ रहे होते हैं। लेकिन आखिर में एंड्रोसी को लीडर चुन लिया जाता है। वो फिशरमैन को साथ मूव करने का आदेश देती है, लेकिन दो स्पीयर बीयर्स इस प्लान से सहमत नहीं होते। उनका कहना है कि क्वांट को पकड़ने का काम उन्हीं को करना चाहिए। तभी हॉर्स उन्हें बेवकूफ कहता है और कहता है कि पिछली टीम का राउंड देखकर तो ये साफ है कि वो लोग क्वांट को पकड़ नहीं सकते। तो ये फॉलो करने का प्लान हॉर्स का था, लेकिन बाकी टीममेट्स मानने को तैयार नहीं होते। उल्टा उसे धमकाते हैं कि चाहे जैसा भी हो उसे उनकी मदद करनी पड़ेगी ताकि वो गेम जीत सके। मगर हॉर्स उन्हें नीचे दिखाते हुए उनके स्पीयर छीन लेता है और उन्हें मजबूर करता है कि वो माफी मांगे। उधर उसकी टीममेट सरीना कहती है कि शायद वो अब और टावर नहीं चढ़ पाएगी क्योंकि वो अपने बनाए दोस्तों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो बताती है कि पहले वो एक कैट वर्गर थी और एक दिन उसने एक नाव चुराई जिसमें एक रैंकर बैठा था। उस एनकाउंटर में उसके सारे दोस्त मारे गए। उस वक्त उसने सारी उम्मीदें खो दी थी। तभी हिडेन उसके सामने आया और उसे टावर में ले आया। शुरुआत में तो वो जिससे मिली उसने हर किसी को मारना शुरू कर दिया था ताकि वो टावर में टिक सके, मगर अब उसे लग रहा है कि वो बदल चुकी है। इस पर हॉर्स उसे समझाता है कि इस टावर में जो भी करते हैं उसका मकसद बस चढ़ते जाना है, इसलिए यहाँ कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं होती। दूसरी तरफ क्वांट उनका शिकार शुरू कर देता है, लेकिन अचानक एंड्रोसी अपने ही टीममेट्स पर हमला करना शुरू कर देती है। वो सबको अपना पास्ट बताती है कि जब वो फॉलन नोबल्स के घर रहती थी तब उनकी फैमिली 10 फैमिलीज में सबसे कमजोर थी। इसी वजह से उन्होंने प्रिंसेस ऑफ जॉर्ड बनने के लिए टैलेंटेड लड़कियों को गोद लिया और उन्हें आपस में लड़वाया। उनकी ट्रेनिंग के रिजल्ट पर ही उनका खाना तय होता था। ऊपर रैंक करने वालों को शानदार डिनर मिलता था और नीचे वालों को सिर्फ बासी ब्रेड। एंड्रोसी को हर रोज ब्रेड ही मिलती थी, तो उसने अपनी सारी सिस्टर को मार डाला ताकि उसे वो सब खाने को मिले जो वो चाहती थी। वो सबका मजाक उड़ाती है कि उन्होंने उसके प्लान पर भरोसा किया, जबकि उसका असली इरादा था बाकी फिशमैन को हटाना ताकि वो पक्का पास हो सके। वो बैम से कहती है कि टावर चढ़ने के लिए यही करना पड़ता है। अगर वो भी ऐसे करने के लिए तैयार है तो उसे रेचल से जाकर मिलना चाहिए। दूसरी ओर हॉर्स अपना प्लान शेयर करता है कि वो क्वांट को रोकेगा ताकि दोनों स्पेयर बियरर छिपकर अटैक कर सकें। तभी क्वांट सामने आता है और हॉर्स उस पर वार करता है, लेकिन अपनी एक सोर्ड को खो बैठता है। एंड्रोसी लगातार अपने टीममेट को पीटती रहती है और बैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि ये तो बस एक पोजीशन टेस्ट है और वो बस एक दूसरे के खिलाफ भी कम्पीट कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो लोग इतने कमजोर हैं उन्हें तो बस गिव अप कर देना चाहिए। मगर बैम उसे याद दिलाता है कि कभी वो भी कमजोर थी लेकिन उसने हार नहीं मानी, इसलिए आज वो मजबूत है। लेकिन एंड्रोसी साफ बोलती है कि उसे ये सब करना ही पड़ेगा ताकि वो सब छुप सके जो वो चाहती है। तभी उनकी टीम का एक साथी अपनी सोर्ड एक्टिवेट करता है। वो चमकने लगती है और वो एंड्रोसी को उड़ाने की कोशिश करता है, मगर बैम उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हॉर्स लगातार क्वांट पर वार करता रहता है, लेकिन जल्दी उसे समझ आता है कि क्वांट उसे कभी भी मार सकता है। वो जानता है कि उसे कुछ करना ही पड़ेगा जब तक क्वांट सीरियस होकर लड़ना शुरू नहीं करता, इसलिए वो अंधेरे से भागता है ताकि सरप्राइज अटैक कर सके। लेकिन क्वांट उसकी चाल पकड़ लेता है और उसे पकड़कर जोर से दीवार से मारता है। फिर भी हॉर्स उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों स्पीयर बियर को चिल्लाकर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन बाकी टीममेट्स भागते रहते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि हॉर्स एक रैंकर को रोक पाएगा। लेकिन क्वांट उनका पीछा कर लेता है और ठंडी आवाज में कहता है कि उनकी मौत आसान नहीं होगी क्योंकि उसे धोखा देने वाले से सख्त नफरत है। इसी बीच हो की मुलाकात रेचल से होती है।
तो अचानक वो उस पर चाकू तान देता है। वो बताता है कि उसे मिली चिट्ठी में लिखा था कि अगर उसने रेचल को हटा दिया तो बैम गायब हो जाएगा। वहीं लैरो कहता है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन युआन साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए टेस्ट रोका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ बैम एंड्रोसी से कहता है कि वो दूसरे को धोखा देकर टावर नहीं चढ़ सकता, उसका बस एक ही मकसद है, रेचल की रक्षा करना। लेकिन एंड्रोसी कहती है कि रेचल खुद ऐसा नहीं चाहती। बैम मानता है कि वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बदल सकता, इसलिए वो रेचल को ढूंढने निकल पड़ता है। हो सकता है कि जैसे ही रेचल का लाइट हाउस बंद हो, बैम उसे ढूंढने जरूर आएगा, लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है जब क्वांट उसके पीछे खड़ा होता है। उसी वक्त बैम भी वहां पहुंच जाता है और समझाता है कि ये चिट्ठी दरअसल एक चाल थी। उसे मजबूर करता है कि वो अपनी ताकत दिखाकर क्वांट से लड़े, वरना वो रेचल को मार देगा। बैम लड़ने को तैयार होता है, लेकिन तभी क्वांट उसके शरीर में जबरदस्त शिंजू भर देता है, जिससे उसका शरीर हिल भी नहीं पाता। क्वांट उससे कहता है कि अगर वो यही टेक्निक हू पर इस्तेमाल करेगा तो रेचल को बचा लेगा। फिर क्वांट जाने लगता है, लेकिन अचानक रेचल बचने की कोशिश करती है और हो गुस्से में उसे चाकू मार देता है। तो बैम तुरंत क्वांट की टेक्निक इस्तेमाल करके हो की मूवमेंट रोक देता है, लेकिन इसमें देर हो चुकी थी क्योंकि रेचल जख्मी होकर बेहोश हो जाती है, जो देखकर बैम टूट जाता है और पूछता है कि हो ने ऐसा क्यों किया। हो कहता है कि अगर बैम यहाँ नहीं होता वो खुद टावर चढ़ सकता था, लेकिन बैम कहता है कि वो तो उसे अपना दोस्त मानता था। ये सुनकर हो रो पड़ता है और कहता है कि उसकी जिंदगी में जितने भी लोग खास थे सब उसे छोड़कर चले गए क्योंकि उसके पास बैम जैसी ताकत नहीं थी। आखिर में वो चाकू खुद की ओर मोड़ लेता है और अपनी जान ले लेता है। ये सब देखकर बैम रो पड़ता है, लेकिन क्वांट ठंडी आवाज में कहता है कि एक धोखेबाज के लिए आंसू मत बहाओ। तभी एंड्रोसी वहां पहुंच जाती है और कहती है कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि ये होगा। क्वांट हैरान होता है कि वो एग्जिट की ओर जाने के बजाय उसे पकड़ने आई है, लेकिन एंड्रोसी बताती है कि उसे तो पहले से पास मिल चुका है, अब वो बस चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना चाहती है। तभी सेरेन देखती है कि उसके हाथ में उसके साथी की स्वॉर्ड है, जिससे वो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और धोखेबाज कहकर चिल्लाती है और पूछती है कि वो गेम में क्यों आई है। इस पर एंड्रोसी जवाब देती है कि जब तक टेस्ट खत्म न हो उन्हें पार्टिसिपेट करना ही होगा। तभी सेरेन दोबारा से मारने बढ़ती है, मगर एंड्रोसी कहती है कि अगर वो यूं ही वक्त बर्बाद करते रहे तो रेचल की मौत हो जाएगी। फिर वो क्वांट की ओर बढ़ती है और बैम से कहती है कि अगर वो टेस्ट पास करता है तो उसे और भी ज्यादा दर्द झेलना पड़ेगा, लेकिन उसे चलते रहना होगा, वरना एक दिन उसे ही अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। इसके बाद लड़ाई शुरू होती है। एंड्रोसी अपने टीममेट की स्वॉर्ड से ताकत निकाल कर क्वांट पर हमला करती है, मगर वो आसानी से बच निकलता है। फिर जब वो उसके करीब आता है तो बैम आगे बढ़कर वही तकनीक उस पर इस्तेमाल करता है जो क्वांट ने उसे सिखाई थी। क्वांट हैरान हो जाता है कि बैम ने इतनी जल्दी सीख लिया। फिर बैम और एंड्रोसी साथ मिलकर हमला करते हैं, लेकिन क्वांट हर वार को चकमा दे रहा होता है। तभी वो एंड्रोसी की जैकेट पकड़कर उसमें छिपा बैज निकाल लेता है और वो सोचता है कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन एंड्रोसी अचानक मुस्कुराते हुए अपना सर उसके कंधे पर रख लेती है, जैसे कि वो उस पर फिदा हो गई हो। क्वांट कंफ्यूज होता है, मगर तभी वो बताती है कि असली बैज जैकेट में था ही नहीं और असल में उसने उसका बैज भी चुरा लिया है, और इस तरफ उनकी टीम मैच जीत जाती है। फिर रैक सबको बताता है कि रेचल का टीम में टैग मैच में दौरान गायब हो गया। इस पर एंड्रोसी कहती है कि वो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती क्योंकि वो कभी बोलता नहीं था। वो ये भी बताती है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तो वो पहले से रेचल के साथ था। फिर कुन उसे चेतावनी देता है कि सबके सामने रेचल का नाम ना ले, लेकिन एंड्रोसी कहती है कि अब इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सबको पता चल चुका है कि रेचल वही लड़की है जिसे बैम ढूंढ रहा था। उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टैग मैच से पहले कुन को पता चला था कि सिर्फ 2 वेब कंट्रोलर्स टेस्ट पास करेंगे और लोर का पास होना तय है। वो बाकी उम्मीदवारों को चेक करता है जो बैम के लिए खतरा बन सकते हैं। तभी वरुण आती है और कहती है कि वो टेस्ट छोड़ रही है। वो कुन को चेतावनी देती कि हो शायद अपना आपा खो सकता है क्योंकि उसके दिल में बैम के लिए बहुत नफरत है। उसी की सलाह पर कुन को वो चिट्ठी देता है जिसने सब गड़बड़ कर दी। इसी बीच रैक जोर जोर से कुन के कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब कुन दरवाजा खोलता है तो देखता है कि रैक छोटा हो गया। रैक बताता है कि ये सब युवा ने किया है क्योंकि उसने उसके साथ बदतमीजी की थी। वो कुन से कहता है कि उसका बैग इस्तेमाल करके उसे फिर से बड़ा कर दे, लेकिन कुन बताता है कि ये नामुमकिन है। फिर रैक बैम से मिलने की सोचता है, लेकिन कुन कहता है कि बैम अब अगले लेवल पर नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास टावर चढ़ने की कोई वजह नहीं बची है। फिर बैम खुद कुन के पास आता है और बताता है कि रेचल के जख्म बहुत गहरे थे और वो अब चल नहीं पाएगी, लेकिन बैम कहता है कि वो खुद ही रेचल को टावर की चोटी तक लेके जाएगा और उसके लिए वो कुन और बाकी साथियों से मदद मांगता है। फिर सभी हो की कब्र पर इकट्ठा होते हैं और उसे आखिरी विदाई देते हैं। बैम रेचल को वहाँ आने के लिए शुक्रिया कहता है तो रेचल रोने लगती है और कहती है कि उसने बैम को छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे उसके टावर चढ़ने की राह में रुकावट
बनेगा। वो कहती है कि अब बैम उसे छोड़ दे क्योंकि वो उसके किसी काम की नहीं है, लेकिन बैम कहता है कि उसने भले ही कोई दोस्त ना बनाया हो, लेकिन फिर भी कोई भी रेचल की जगह नहीं ले सकता। उसके बाद रात को लीसू देखता है कि सेरिन टावर छोड़कर जा रही है। सेरिन कहती है कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा जीना चाहती है और ये समझना चाहती है कि वो बच क्यों गई। जाते जाते वो अपनी नाइफ लीसू को देकर टावर छोड़ देती है। दूसरी तरफ युआन देखता है कि युगा किसी से गुप्त बातें कर रहा है। तब युआन उसे असली नाम रेन से पुकारता है। रेन हैरान होता है और पूछता है कि युआन को उसके बारे में कब से पता था। इस पर युआन कहता है कि असली युगा हमेशा 5 मिनट पहले आता है और इसी से उसने पहचान लिया। फिर रेन उससे लड़ाई छोड़ देता है और जमीन से एक विशाल सांप बाहर निकलता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा ईल आकर उस सांप का सर काट देता है। तो रेन कहता है कि अच्छा हुआ, अब उसे लड़ने के लिए कोई मिल गया। लेकिन युआन कहता है कि उसका रेन से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि रेन जॉर्ड परिवार का रैंकर है और रेन का मिशन है एनिक को मारना और ग्रीन अप्रैल को ब्लैक मार्च वापस लाना। युआन कहता है कि वो उसकी मदद करेगा क्योंकि जॉर्ड परिवार के लिए खतरा बनने वालों को खत्म करना उसका फर्ज है। इसके बाद लैरो और युआन टेस्ट के रिजल्ट घोषित करते हैं। बैम और उसके दोस्त टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन लैरो बताता है कि रेचल अपने जख्मों की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई है। एक रेगुलर इस नतीजे से नाखुश होता है और कहता है कि असल में उसे पास होना चाहिए था। तो युआन उसे एक मौका देता है और कहता है कि अगर वो उसका दर्द 1 मिनट तक झेल ले तो टेस्ट पास कर जाएगा। लेकिन वो बंदा थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। यही वक्त होता है जब युआन उसका सबको फाइनल टेस्ट बताने वाला होता है, लेकिन तभी कुन उसे रोकता है। वो कहता है कि उसे भी नतीजों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक बात है कि वो चाहता है कि रेचल को भी फाइनल टेस्ट में हिस्सा लेने दिया जाए। युआन बताता है कि रूल्स के हिसाब से रेचल अपनी करंट कंडीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, लेकिन उन कहता है कि ये रूल सिर्फ उन टेस्ट पर लागू होते हैं जो वो लोग कंडक्ट करते हैं और अगर कोई चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट लिया जा सकता है। फिर लैरो रिवील करता है कि वो लोग सिर्फ टेस्ट चलाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन सारे टेस्ट और उनके रूल्स कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी से बदल सकते हैं। तभी कुन कहता है कि वो टेस्ट लेना चाहता है और उसकी शर्त की रेचल भी पार्टिसिपेट करेगी। युआन उसे वार्न करता है कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल होता है और नॉर्मल टेस्ट देना ही बेहतर है, लेकिन फिर वो हैरान होता है कि कुन को इस टेस्ट के बारे में पता कैसे चला। इस पर कुन रिवील करता है कि वो कुन फैमिली का मेंबर है। युआन फिर बताता है कि सिर्फ एक रेगुलर ही नेगोशिएट करके ये टेस्ट ले सकता है। तभी सब शॉक हो जाते हैं जब बैम बताता है कि वो एक इरेगुलर है। बैम फैसला करता है कि वो टेस्ट लेगा और एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने जाता है। इधर बाकी लोग आर्ग्यू करने लगते हैं कि उन्हें बैम की मदद करनी चाहिए या नहीं। लैरो कहता है कि अगर वो लोग उसकी मदद करेंगे तो उन्हें टावर की चोटी तक जाने का सबसे तेज रास्ता मिलेगा, लेकिन साथ ही उन्हें इरेगुलर का दोस्त भी माना जाएगा। इसी वजह से उन डिसाइड करता है कि अब वो बैम की मदद नहीं करेगा, लेकिन रैक उसे डरपोक कहकर चिढ़ाता है। बाकी टीममेट्स रैक को रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है वो सबको उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि सब बैम की मदद करें। असल में सब लोग पहले से ही बैम की मदद करने का प्लान बना चुके हैं। थोड़ी देर बाद बैम लौटता है और बताता है कि उसे और रेचल को टेस्ट देने की अनुमति मिल गई है। युआन फिर फाइनल टेस्ट के बारे में बताता है और इसे कहते हैं अंडर वाटर हंट। इस टेस्ट में उन्हें नेट डॉल्फिन द्वारा हंट किया जाएगा। युआन समझ जाता है कि डॉल्फिन शिंसू का इस्तेमाल करके मछलियों को पकड़ती हैं। बैम की टीम को भी शिंसू के बने बबल में पानी के अंदर जाना होगा। टेस्ट पास करने के लिए उन्हें मछलियों के साथ डॉल्फिन द्वारा निगल लिया जाना चाहिए और फिर डॉल्फिन क्वीन उन्हें किनारे पर उगल देगी। लीसू पूछता है कि उनका रोल इसमें क्या होगा। इस पर युआन बताता है कि बैरल गोबलिन इन मछलियों को चुराने के लिए विशाल वॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर बैम की टीम इन वॉर्म्स द्वारा निगली गई तो वो टेस्ट फेल हो जाएंगे। फिर युआन समझता है कि गोबलिन्स और वॉर्म्स के दुश्मन होते हैं। स्ट्रिप्ड अर्थ पिग्स जब डॉल्फिन इन पिग्स को महसूस करती हैं तो वो भाग जाते हैं, इसलिए बाकी टीम का काम है इन पिग्स को मारना। युआन ये भी मेंशन करता है कि एक मॉन्स्टर जिसे बुल कहते हैं और उनकी गलती से भी उससे सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैंकर्स को भी उससे लड़ने में दिक्कत होती है। उसके बाद बैम और रेचल शिंसू बबल में बैठते हैं और बैम उससे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुन की टीम सब संभाल लेगी। फिर कुन एनालाइज करता है कि वो अंडरग्राउंड सर्च नहीं कर सकते, इसलिए उनका बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो सरफेस को मजबूत करें। फिर वो सबको टास्क का असाइन करता है। हॉकी टीम गोब्लिन को ऑब्जर्व करेगी, फिर बियर्स ऊंचाई पर रहेंगे ताकि वर्म को रोक सके और लीसो की टीम पिक्स पर नजर रखेगी, लेकिन लीसो को उसके टीममेट्स अकेले छोड़ देते हैं। कुन सोचता है कि लीसू बैम की मदद क्यों कर रहा है। वहीं लीसू याद करता है कि सेरिन ने उससे कहा था कि बैम के पास अब भी वो सब है जो उन सबको टावर में आने से पहले छीन लिया गया था, इसलिए लीसू चाहता है कि बैम कभी भी वो सब ना खोए। तभी हो टेस्ट रिपोर्ट करता है कि उनकी एक टीम गायब हो गई है और तभी लीसू के सामने अचानक से बुल आ जाता है। वही बबल के अंदर रेचल बैम से पूछती है कि क्या उसने कभी सोचा था कि उसका फ्यूचर ऐसा होगा। इस पर बैम कहता है कि जब भी उसने फ्यूचर के बारे में सोचा था तो उसमें हमेशा रेचल उसके साथ थी। इधर बुल डॉल्फिन के पीछे भागने लगता है तो लीसू उसका ध्यान खींचने के लिए पत्थर फेंकता है, लेकिन बुल उसे इग्नोर कर देता है। फिर लीसू अपना चाकू निकाल कर उसे चुबाता है
जिससे बुल गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे खाने ही वाला होता है कि तभी एनिक और एंड्रोसी वहां पहुंचते हैं। लीसु सोचता है वो उसे बचाने आए हैं, लेकिन असल में वो बस बुल से लड़ना चाहते थे। फिर बुल उन पर अटैक करता है, मगर दोनों कूद कर बच जाते हैं और एंड्रोसी उसे जमीन पर किक कर देती है। फिर एनिक उससे कहती है कि उसके रास्ते में ना आए, लेकिन एंड्रोसी एक शर्त रखती है कि वो 5-5 मिनट तक बारी बारी से बुल से लड़ेंगी। अगर वो जीत गई तो उसे 13 मून सीरीज स्वॉर्ड मिलेगी, और अगर एनिक जीती तो एंड्रोसी उसकी जिंदगी भर नौकरानी मरेगी। दूसरी तरफ वॉर्म्स हरकत में आते हैं और कुन सबको कहता है कि मेरे इशारे का इंतजार करो, क्योंकि ये मौका खो दिया तो सब खत्म। इसी बीच डॉल्फिन्स का नेट बैम को रेचल के चारों तरफ बनने लगता है और कौन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। तब इनकी टीम की मेंबर नेर के पास एक आइडिया आता है। वही डॉल्फिन्स लगातार बुल पर हमला कर रही थी, लेकिन वो बार बार उड़ जाता है और आखिरकार उसे पकड़ भी लेता है। एंड्रोसी किसी तरह उससे निकल तो जाती है, मगर बुल अंधेरे में भाग जाता है और एनिक उसका पीछा करते हुए कहती है कि उसके 5 मिनट पूरे हो गए हैं। लेकिन एंड्रोसी भी उसके पीछे जाती है क्योंकि उसे लगता है अभी उसका टाइम बचा हुआ है। उधर एक डिवाइन फिश हवा में उड़ता है और एक अंडरग्राउंड रास्ता दिखाता है। ये देखकर कुन हैरान हो जाता है कि नैर ने कभी नहीं बताया कि वो एनिमा है, यानी कि फिश को कंट्रोल कर सकती है। वो बताते हैं कि ये डिवाइन फिश लड़ नहीं सकता, वो बस चारों तरफ डिटेक्ट करता है। फिर भी कुन को ये एबिलिटी काफी अमेजिंग लगती है। वो पूछता है कि अगर नैर ऐसे जानवरों को कंट्रोल कर सकती है तो क्या वो डॉल्फिन्स या बुल को भी कंट्रोल कर सकती है। इस पर नैर बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन शायद कोई रैंकर ही कर पाए। इसी दौरान शिंसू बबल के अंदर बैम रेचल से कहता है कि जब वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया था तो उससे पूछा गया कि वो टावर के ऊपर क्यों जाना चाहता है। बैम बताता है कि उसके दिमाग में सबसे पहले रेचल का चेहरा आया और दूसरी चीज थी सब साथ में खुश होकर खाना खा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता एडमिनिस्ट्रेटर गायब हो गया था। दूसरी ओर हॉट्स को एक गोबलिन देख लेता है और उनकी कवर टूट जाती है। तब इनकी टीम का एक मेंबर पोरोक्यूस गोबलिन को मार देता है। वो एंड्रोसी बुल को फिर से ढूंढ लेती है, मगर अब उसके मूवमेंट देखकर वो चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि बुल और मजबूत हो गया है। वो फिर से एंड्रोसी को पकड़ लेता है और इस बार वो निकल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। उधर एनी की मुलाकात रेन से होती है और वो शॉक हो जाती है जब रेन उसे वो नेकलेस दिखाता है जो उसने अपनी माँ को दिया था। फिर एनी को गुस्से में उस पर अटैक करती है, लेकिन रेन अपना मुंह खोलता है और उसमें से मॉन्स्टर निकलकर उसे दूर फेंक देता है। एनिक बार बार अटैक करने की कोशिश करती है, मगर रेन अपनी जीभ उसमें चुबो देता है और कहता है कि वो उससे बहुत निराश है। एनिक अपनी वेपन वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेन उसे खा जाता है और कहता है कि ये सब कभी नहीं होता अगर तुमने बदला लेने की कोशिश ना की होती। और फिर वो उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो थोड़ा मजे लेने का सोचता है और बुल को बाहर बुलाता है जो अभी एंड्रोसी को जकड़े हुए था। एनिक हैरान हो जाता है जब उसे समझ में आता है कि बुल को रेन ही कंट्रोल कर रहा है। रेन खुलासा करता है कि पूरा अंडर वाटर असल में एक एनी को खत्म करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। बुल एंड्रोसी को छोड़ देता है और रेन उसे ग्रीन अप्रैल पकड़ाता है और कहता है कि वो जाकर एरन को मार दे क्योंकि वो जॉर्ड की दुश्मन है। इधर लीसू एनिक और एंड्रोसी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो प्रिंसेस यूरी वहाँ खड़ी होती है। वही एंड्रोसी ग्रीन अप्रैल लेकर एनिक के पास जाती है, लेकिन उसे मारने के बजाय उसका हथियार वापस कर देती है। फिर वो ब्लैक मार्च ले लेती है और दोनों मिलकर रेन से लड़ने का फैसला करती है। फिर एनिक ग्रीन अप्रैल का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर टोर्नेडो बना देती है, जिससे उसकी तलवार लगातार हमला कर रही थी। रेन उसे डोज करता है, लेकिन तभी एंड्रोसी ब्लैक मार्च से अटैक करती है और रेन उसके वार से बचने की कोशिश करता है, मगर एनिक ग्रीन अप्रैल से उसे जोर से चट्टान पर दे मारती है। फिर एंड्रोसी सोचते है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन तभी रेन अपना मुंह खोलकर बिजली का अटैक करता है और एंड्रोसी को दूर उड़ा देता है। वो एनिक को भी गिरा देता है और उसके ऊपर पाँव रखकर कहता है कि अब वो एंड्रोसी को भी मार देगा, लेकिन तभी यूरी और लीसू वहां जाते हैं। रेन हैरान हो जाता है कि एक प्रिंसेस यहाँ क्यों है। वो अपना नाम बताने ही वाला होता है, मगर यूरी उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है क्योंकि उसकी नजर ब्लैक मार्च पर जाती है। रेन कहता है कि वो यहाँ जॉर्ड के आदेश पर स्वॉर्ड वापस लेने आया है, लेकिन यूरी उसे बीच में दखल देने से मना करती है। रेन चेतावनी देता है कि जब जॉर्ड को पता चलेगा कि एक प्रिंसेस ने गद्दारों को बचाया है तो वो नाराज होगा, लेकिन ये सुनकर यूरी को और भी गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि रेन उसे धमका रहा है। उसके गुस्से से गड्ढा बन जाता है और वो आखिरी बार कहती है कि यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और रेन भागने के बजाय और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपना मुंह खोलकर मॉन्स्टर निकालता है और यूरी पर अटैक करता है, लेकिन यूरी उन्हें पलक झपकते ही मार गिराती है। वो रेन के करीब जाती है और एक जोरदार ब्लास्ट करती है, लेकिन रेन किसी तरह उसके अटैक से बच निकलता है। वहीं बैम और रेचल के हाथ चमकने लगते हैं। दूसरी तरफ रे भागते भागते थक जाता है और सीधा गोबलिन्स पर टूट पड़ता है। वो एक कदम से कूद कर एक वॉर्म पर गिर जाता है और धड़ाधड़ गोबलिन्स को उड़ा देता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। उन्हें देखकर पेरिकूस सोचता है कि अब रैक मर जाएगा। तभी अचानक से वो हवा में उड़ने लगते हैं। पहले पेरिकूस
सोचता है कि ये उसी की वजह से हुआ, लेकिन हॉट्स उसे पीछे दिखाने के लिए कहता है कि जब पेरेको पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि लॉर उनकी मदद के लिए आ गया है। फिर वॉर्म्स के मुंह से पिग्स निकलने लगते हैं, जिसे देखकर पेरेको दंग रह जाता है। लेकिन नैर बताती है कि ये सब उनकी प्लानिंग थी। वो खुलासा करती है कि उन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल ढूंढी थी जिससे डॉल्फिन्स पानी तक जाती थी। खुद ने अंदाजा लगाया था कि पिग्स भी उसी रास्ते का इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए उसने लॉर से उस रास्ते को तबाह करने के लिए कहा। और अब सारे पिग्स गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं। वही कुन के पास उसकी फैमिली का ही एक बंदा आता है तो कुन लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो बंदा कहता है कि फालतू कोशिश मत करो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। दूसरी तरफ लैरो और बाकी एग्जामिनर्स देखते हैं कि कोई घुसपैठिया ट्रेनिंग एरिया में आ गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो कौन है। जब वो उसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ खड़ा लड़का एक बटन दबाता है जिससे उनका ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है, जिससे क्वांट गुस्से में आ जाता है। लेकिन युआन उसे याद दिलाता है कि ये टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर है, इसलिए वो लोग दखल नहीं दे सकते। कुन सोचता है कि उस लड़के को उससे क्या चाहिए, तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें मारिया से मिलवा सकता हूँ। कुन हैरान हो जाता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, तो वो लड़का हंसते हुए कहता है कि अपने परिवार को परेशान करने में मजा आता है। लेकिन कुन साफ कह देता है कि वो टावर सिर्फ मारिया के लिए नहीं चढ़ रहा। इस पर वो लड़का पूछता है कि फिर क्या वो परिवार में ऊंचा दर्जा चाहता है, लेकिन कुन बताता है उसका लक्ष्य इससे भी बड़ा है। इस पर वो लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि इतने बड़े सपने हैं और खुद चाकू खींचने में डरते हो। तभी हॉर्स वहां आ जाता है और कुन की मदद के लिए खड़ा हो जाता है। ये देखकर उस लड़के को एहसास होता है कि कुन के अच्छे दोस्त हैं और वो वहां से चला जाता है। इस बीच एवन और यूरी का दूसरा साथी खुडीन उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना युआन से हो जाता है। एवन तुरंत समझ जाता है कि ओवेनल वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि जॉर्ड का शासन पहले ही ट्रेनिंग एरिया में घुस चुका है, इसलिए अगर वो होता तो युआन ये टेस्ट जारी ही नहीं रख पाता। वहीं युआन जानता है कि उनका असली लक्ष्य ब्लैक मार्क को वापस पाना है, लेकिन वो साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी को इसके बारे में पता नहीं लगने देगा। ये सुनकर एवन समझ जाता है कि युआन ने उसे असासिन को जानबूझकर खुला छोड़ दिया था। इसी बीच यूरी लगातार रेन की पिटाई कर रही थी। तभी एवन अपनी पॉकेट से उससे संपर्क करता है और कहता है कि वो एनिक की मदद ना करे। एंड्रोसी भी कहती है कि हम खुद ही उससे निपट लेंगे। इस पर रेन कहता है कि भले ही वो बुरी तरह से घायल है, लेकिन एंड्रोसी कहती है कि अगर किसी दोस्त के लिए लड़ना गद्दारी है तो मुझे गद्दार होना मंजूर है। ये सुनकर यूरी मुड़कर चली जाती है, लेकिन जाते जाते कुडीन को आदेश देती है कि इसे खत्म कर दो। कुडीन छत से नीचे कूद कर आता है और अपने विशाल हथौड़े से रेन को जमीन में गाड़ देता है। रेन मौत के करीब होता है, लेकिन आखिरी पल में वो हंसते हुए कहता है कि उसने बुल को पहले ही बैम और रेचल के पीछे भेज दिया है, क्योंकि वो किसी हालत में एक इर्रेगुलर को जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर यूरी गुस्से में फैसला करती है कि वो ये टेस्ट ही तोड़ देगी, लेकिन युआन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो बैम फेल हो जाएगा। यूरी कहती है कि तो क्या हुआ अगर वो फेल भी हो जाए, लेकिन एनिक जवाब देता है कि उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो सब मिलकर टावर चढ़ने वाले हैं। उधर बैम शिंसू से बुल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बुल बार बार उसे मारता है और बैम घायल हो जाता है। तभी अचानक उसका शिंसू चमकने लगता है और बुल उसे निगल लेता है, लेकिन अंदर जाकर बैम अपनी ताकत से बुल को टुकड़ों में उड़ा देता है और फिर से बबल में गिर जाता है। फिर यूनी ग्रीन एप्रिल उठाती है और एनिक को देते हुए कहती है कि इसे वापस तब लेना जब तुम सच में इसे इस्तेमाल करना सीख जाओ। फिर वो लीसू को भी एक चीज देती है और कहती है कि ये बैम को पहुंचा देना और बैम को कहना कि वो 77 फ्लोर तक जाए। वहीं बैम रेचल की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें टावर की चोटी तक ले जाऊंगा, लेकिन उसी वक्त रेचल अचानक उसे बबल के अंदर धक्का देकर वहां फेंक देती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी हम हेडन को देखते हैं। वो चुपचाप कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। फिर हमें वो पल दिखाया जाता है जब रेचल पहली बार टावर में दाखिल हुई थी और बैम की तरह ही वो भी उसी कमरे में जा गई थी जहाँ उसकी मुलाकात हेडन से हुई। हेडन उसे बताता है कि टावर ने उसे नहीं बुलाया था। ये सुनकर रेचल हाथ जोड़कर विनती करती है कि उसे रुकने दिया जाए, क्योंकि टावर चढ़ना उसका सपना है। हेडन कहता है कि ठीक है, लेकिन उसे भी वही टेस्ट देना होगा जो बैम ने दिया था। रेचल शिकायत करती है कि ये नाइंसाफी है, कोई भी ये टेस्ट पास नहीं कर सकता। इस पर हेडन उसे चुप करवाते हुए कहता है कि खामोश रहो और सबीरियर के जन्म का गवाह बनो। फिर वो हैरान रह जाती है जब बैम को टावर में आते देखती है। वो समझ नहीं पाते कि हेडन उसे सबीरियर क्यों कह रहा है। हेडन उसे छुपा देता है ताकि वो बैम का पहला टेस्ट दे सके। फिर वो रेचल से पूछता है कि अब समझी क्यों तुम्हें नहीं चुना गया, क्योंकि तुम कमजोर। लेकिन रेचल फिर भी जिद करती है कि वो टावर चढ़ना चाहती है, सितारों को देखना चाहती है। तो हेडन उसे ताना मारता है कि तुम्हारा असली सपना सितारे देखना नहीं है, बल्कि खुद सितारा बनना है। आखिरकार रेचल रोते हुए उससे एक और मौका मांगती है। तब हेडन मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि उसे बैम को मारना होगा। ये सुनकर रेचल हैरान होती है, लेकिन हेडन कहता है कि हैरान क्यों हो रही हो, जब तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं थी तब तुमने खुद उसे छोड़ दिया था। फिर रेचल कहती है कि लेकिन उसके पास ब्लैक मार्च है, मुझे भी एक हथियार दो। पर हेडन उसे हथियार देने की बजाय एक बॉडीगार्ड दे देता है। उसके बाद जब भी रेचल बैम को लड़ते हुए देखती है तो मन ही मन में चाहती है कि उसकी कोई उसे मार दे, क्योंकि उसके लिए खुद उसे मारना नामुमकिन था। इसी बीच हम देखते हैं कि युआन वरुण को आदेश देता है कि वो बैम को देखे और तय करे कि क्या वो वाकई काबिल है, और उसके लिए रेचल को चारा बनाया गया था। रेचल जानती थी कि आखिरकार उसे ही बैम को मारना है, इसी वजह से उसने सबको मना कर दिया कि उसके बारे में
बैम को कुछ न बताए ताकि वो दूरी बनाकर रख सके और सही मौके का इंतजार कर सके। समय बीता गया और रेचल पॉइंट्स खर्च करने से भी डरने लगी। उसे लगता था कि अगर वो बैम को मार ना पाई तो उसके पास टावर चढ़ने के लिए पॉइंट्स भी नहीं बचेंगे। तब भी वरुण उससे पूछती है कि क्या तुमने टावर चढ़ने का सपना छोड़ दिया। रेचल जवाब देती है कि नहीं, ये अब भी मेरा मकसद है। तब वरुण कहती है कि आने वाले हंगामे में शामिल हो जाओ और एक ऐसा हालात बनाओ जिससे तुम बैम के करीब रह सको। रेचल नहीं समझती कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वरुण कहती है कि सही समय आने पर तुम खुद समझ जाओगी। जब हो ने उसे हॉस्टेज बनाया था तब रेचल को समझ आ गया था कि वरुण का इशारा क्या था। तभी उसने खुद को छुरा मारने दिया था क्योंकि ये भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा था और सब कुछ उसके प्लानिंग के अनुसार ही चला। यहाँ तक कि हो की फ्यूनरल के बाद उसने खुद बैम से कहा था कि उसे छोड़ दे ताकि उसे अपने हाथों से बैम को मारना ना पड़े। लेकिन बैम ने तय किया कि वो रेचल के साथ ही रहेगा और सभी हालातों में उसका साथ देगा। लेकिन रेचल इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे बैम से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसमें जलन और नफरत भर गई क्योंकि बैम सबका दोस्त बन चुका था। जब बैम एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने गया तो युवान ने रेचल से कहा कि ये उसका टावर चढ़ने का आखिरी मौका है। इसलिए जब वो बबल में बैम के साथ थी तो उसे पता था कि उसे कुछ करना ही होगा। लेकिन जितना वक्त उसने बैम के साथ बिताया उतना ही उसे समझ आया कि असली स्टार तो बैम बन चुका है और उसमें कुछ भी खास नहीं है। बैम कहता है कि वो रेचल के साथ टावर चढ़ना चाहता था, लेकिन रेचल जानती है कि अगर वो बैम के साथ रही तो वो भी कभी खुद स्टार नहीं बन पाएगी। फिर डॉल्फिन क्वीन उसे जमीन पर थूक देती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि बैम गायब है। रेचल कहती है कि उन पर बुल ने हमला किया था और फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर जब वो अपने कमरे में जागती है तो वरुण उसे बधाई देती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। उधर लैरो सबको बताता है कि उन्होंने पूरा एरिया अच्छे से चेक किया, लेकिन बैम का बॉडी कहीं नहीं मिला। उसे शक है कि शायद बैम को किसी मछली ने खा लिया हो। उसके बाद पैरू की टेस्ट रिजल्ट पूछता है तो सब उसे चुप करा देते हैं। लैरो बताता है कि सब पास हो गए हैं और उन्हें बाद में संपर्क किया जाएगा। फिर लैरो युआन से मिलता है और पूछता है कि उसने रेचल के साथ क्या किया, लेकिन युआन कहता है कि ये रेचल का खुद का फैसला था और सोचता है कि वो बैम का कर्जदार है, इसलिए सब मिलकर तय करते हैं कि वो रेचल के साथ टावर चढ़ेंगे और उसे चोटी तक लेके जाएंगे। दूसरी तरफ लैरो बताता है कि अब वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी छोड़ रहा है और क्वांट को भी निकाल दिया गया है। वो क्वांट से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहता है और बताता है कि उसका मकसद टावर पर चढ़कर सच का पता लगाना है। युआन नोटिस करता है कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ क्योंकि सभी लोग अब मान चुके हैं कि बैम मर चुका है। वहीं अरुण बैम को देखने जाती है और हम देखते हैं कि वो जिंदा है। शिंसू ने उसकी रक्षा की थी। फिर बैम जागता है और हैरान होता है कि उसके और रेचल के साथ क्या हुआ, लेकिन वरुण उसे याद दिलाती है कि उसे रेचल नहीं धक्का दिया था। वो कहती है कि उसमें सभी रेयर और टावर का गॉड बनने की ताकत है। वो ये भी कहती है कि अगर बैम सच में रेचल को समझना चाहता है तो उसे टावर की चोटी तक पहुंचना होगा। वो उसे ट्रेनिंग देने का ऑफर करती है तो बैम सोचता है कि जवाब ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी वो फैसला करता है कि वो टावर पर चढ़ेगा और खुद अपने जवाब ढूंढेगा।